हेलो एवरीवन, इज माय वॉइस ऑडिबल? आवाज आ रही है आप सभी को? Yes, sir. Yeah. यस सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलो, सभी कनेक्ट हो गए। ओके। तो एक बार ना मैं आपको, अच्छा मेरे को एक बात बताओ, सभी ने इंस्टॉल कर लिया है? वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं Yes, एक sir. बार क्या कर रहा हूँ, आपको एक डेमो देके दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से आपको इंस्टॉल करना है, क्या क्या ऑप्शंस आते हैं। तो मेरा एक सिस्टम कनेक्टेड है, अगर आप देख पा रहे हो तो हमारे कनेक्टेड में एक और कनेक्शन यहाँ पे लिंक्ड है, विच इज WS क्यूबटेक इंस्टॉलेशन PC। तो आई विल बी शेयरिंग फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव। तो मैं एक बार कनेक्शन बनाता हूँ वहां से। चाबी, आपको स्क्रीन विजिबल है सभी को? Yes, sir. Yes. तो देखो, सबसे पहला स्टेप क्या करना था आपको, एंड्रॉइड स्टूडियो ओपन करना था, मतलब ब्राउजर ओपन करना था, और यहाँ पे जाके ये वेबसाइट के बारे में मैंने आपको बताया था, इस वेबसाइट पे आपको टैप करना है। सिंपल सा लिखना है डाउनलोड एंड्रॉइड स्टूडियो, तो ये आपकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। एंड दिस इज द वेबसाइट जो हम नॉर्मली देखते हैं। ठीक है, मैं एक बार यहाँ से मेरा वीडियो ऑन कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर पिक्चर मिले। यहाँ पे ग्रीन स्क्रीन वाला कॉन्सेप्ट। ओके, इधर से रहने देते हैं अपन। ओके, सबसे पहले आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा, डाउनलोड एंड्रॉयड स्टूडियो इलेक्ट्रिक ईल। जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रिक ईल इज द लेटेस्ट वर्जन ऑफ एंड्रॉयड स्टूडियो। ठीक है, तो ये लेटेस्ट वर्जन आपको यहाँ दिखाएगा। एंड यहाँ पे ना आपको बहुत सारे, यहाँ देखो रिलीज नोट्स पे जाओगे ना तो आपको सारे वर्जन भी दिख जाएंगे, रिलीजेस दिख जाएंगे यहाँ पे, क्या क्या रिलीज हुआ, कौन कौन सा वर्जन हुआ, और यहाँ पे आप उसकी डिटेलिंग देख सकते हो। दिख रहा है आपको? सबसे पहला देखो, आर्टिक फॉक्स, ए स्टैंड्स फॉर आर्टिक फॉक्स, देन बी बम्बल बी, देन चिंपंक, देन डॉल्फिन, देन इलेक्ट्रिक ईल, देन आएगा फ्लेमिंगो, देन आएगा हमारा जिराफ। ठीक है, इस तरीके से ये वर्जन्स रहेंगे। और इनमें अगर आप पाओगे ना तो फ्लेमिंगो, जिराफ और इनके अंदर ना स्टेबल वर्जन नहीं आया होगा, लेकिन एक बीटा वर्जन या आपका डेवलपर चैनल वाला एक अपडेट मिल चुका होगा। तो अगर वो आपको करना है तो आप कर सकते हो, बट उसमें क्या होता है, बग्स भी हो सकते हैं, वो रिजॉल्व होगा फिर स्टेबल मोड में आएगा। तो अभी स्टेबल लेटेस्ट जो मोड है वो इलेक्ट्रिक ईल है। और ये हमको कैसे पता चलता है कि स्टेबल कौन सा है? तो जो लेटेस्ट आपको यहाँ दिख जाता है, दिस इज द स्टेबल वर्जन, जो मार्केट में सब जगह चल रहा होगा। ठीक है, फिर इसके नीचे आते हैं थोड़ा, तो ये के बारे में मेरे को बताएगा सब कुछ, अब जिनका भी। ओके, तो यहाँ पे आपको जाना है नीचे, मतलब आपको सारी चीजें बताएगा कि इसमें क्या क्या नया है, क्या क्या चीजें हैं, क्या कर सकते हैं हम, क्या वेरिएशंस हमको प्रोवाइड किए जाएंगे एज एन एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर। देन हम और नीचे आते हैं। यहाँ पे ऐप बंडल का क्या वो है, कैसे आप टेस्ट कर सकते हो अपने एंड्रॉइड स्टूडियो को, उन्होंने कितना ऑप्टिमाइज कर दिया है कि हम एक अच्छे लेवल की टेस्टिंग भी कर सकते हैं हमारी जो डिबग फाइल हम क्रिएट करेंगे। ठीक है, देन गेट स्टार्टिंग विद द एंड्रॉइड स्टूडियो, तो पूरे नोट्स मिल जाएंगे, हाउ टू स्टार्ट करना है, ये सारी चीजें। बट हम आ जाते हैं नीचे, तो ये जो पार्ट है दिस इज कि भाई वहां तो डायरेक्टली आपको एंड्रॉइड आपके ओएस के हिसाब से ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई कर लेगा ब्राउजर से कि आपका कौन सा वर्जन है, मतलब आप विंडोज पे हैं, मैक पे हैं, लाइनक्स पे हैं, और उसमें भी आप कौन से 64 या 32 बिट पे है, तो उसके हिसाब से एक डाउनलोडेबल फाइल बना देगा। लेकिन अगर आपको किसी और के लिए करना है, आपके सिस्टम के लिए नहीं करना है, किसी और के लिए सिस्टम के लिए करना है, तो यहाँ से आपको डाउनलोडेड फाइल भी मिल जाएगी, डाउनलोडेबल फाइल। ठीक है, जैसे EXE फाइल, जिप फाइल। इन दोनों में फर्क ये होता है कि जो आपका EXE फाइल है एक छोटी साइज की फाइल होगी, लेकिन जब आप उसको इंस्टॉल करोगे तो वो सारी चीजें जो रिक्वायर्ड होगी वो डाउनलोड करेगा एंड फिर सेटअप करेगा। जिप में क्या होगा, आपको डायरेक्टली एक फोल्डर मिल जाएगा, मतलब एक तरह का जिप फाइल मिल जाएगी, जिसको आप अनजिप करोगे तो वही चीज जो इंस्टॉल होने के बाद में सारे कंटेंट चाहते हैं वो आपके आ जाएंगे। आपको उनको C ड्राइव या D ड्राइव जहां पे भी आपको इंस्टॉल करना है, आप वहां पे उसको रख सकते हो। और उसके अंदर एक आपका लॉन्चर फाइल होगी एंड्रॉइड स्टूडियो की, जिसको आप डबल टैप करोगे तो आपका एंड्रॉइड स्टूडियो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये नो इंस्टॉलेशन वाला है और ये सीधा इंस्टॉल करके करा जाएगा। तो रिकमेंडेड क्यों है, क्योंकि सारी रिक्वायर्ड चीजें जो होगी वो आपको प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, देन हम आ जाते हैं मैक के लिए। तो मैक के लिए भी आपको दो ऑप्शंस मिल जाएंगे, और मैक में जब हम जाते हैं तो वहां पे दो तरह के चिप्स होती है। एक M1 चिप होती है, अगर आपको पता हो तो मैक के अंदर M1 M2 चिप्स आती है, और एक आती है इंटेल चिप।
तो उनके लिए अलग अलग आपको सॉफ्टवेयर मिलेगा, ठीक है। तो अगर आप मैक पे कर रहे हैं तो वहां पे ऑप्शन आ जाएगा कि आप किसके लिए कर रहे हैं, इंटेल के लिए कर रहे हैं या मैक के लिए कर रहे हैं। तो इंटेल के लिए कर रहे होंगे तो इंटेल पे क्लिक करना है, मैक M1 M2 के लिए कर रहे हैं तो वो वाला करना है। ये एक्चुअल में आपका जो प्रोसेसर आप यूज करते हैं मैक के अंदर, दोनों ऑप्शन आते हैं। इंटेल का भी प्रोसेसर होता है मैक के अंदर, एंड आपका खुद का मैक का M1 M2 करके भी चिप्स आती हैं, उसको सेलेक्ट करना है अगर आपके लैपटॉप में वो है मैक के अंदर। और वैसा ही सेम आपके जाता है लाइनक्स के लिए, और क्रोम ओएस भी आ चुका है। तो किन किन क्रोम बुक्स, जो क्रोम बुक्स लेते हैं, परचेज करते हैं, तो उनमें क्रोम ओएस होता है, तो उसके लिए भी यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। देन जो आते हैं हमारे पास में, ये है एसडीके टूल्स, कमांड लाइन टूल्स। एसडीके का पैकेज मिल जाता है आपको, तो आप अलग से कर सकते हो, बट आज वाले प्रोसेस में मैं आपको मैनुअल बताऊंगा। मैनुअल इन द सेंस कि ऑटोमेटिकली, मतलब एक तरह से ऑटोमेटेड होगा, बट आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, अलग से डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। अगर आपका एंड्रॉइड स्टूडियो इंस्टॉल करोगे तो ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई करेगा कि देखो ये चीजें मिसिंग है एसडीके कंपोनेंट्स के नाम से, तो उनको आपको इंस्टॉल करना रहेगा, मतलब पहले डाउनलोड करना रहेगा फिर इंस्टॉल होगा। तो हम क्या करते हैं, हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं। यहाँ पे ऊपर आएंगे तो हमारे पास में एक ऑप्शन आएगा, इस जगह पे इस पर टैप करेंगे। टैप करने के बाद में कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस आपको बोलेगा, तो आपको इनको अच्छे से फॉलो कर लेना है। अब मैं क्या, नॉर्मली हम क्या करते हैं, सीधा यहाँ पे टैप कर देते हैं, ठीक है, जो कि सही भी बात है कि भाई यार हम कौन पढ़े इतना सारा। बट अगर एज अ डेवलपर आगे देखो, जब हम हमारी एपीके को लाइव करेंगे, ऐप बंडल को लाइव करेंगे प्ले स्टोर पे, तो वहां पे यूएक्स के एक्सपोर्ट लॉज होते हैं, क्योंकि जो हमारा प्ले स्टोर है वो यूके यूएस बेस्ड है, तो वहां पे जो एक्सपोर्ट के लॉज होते हैं ना, उनको आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी इससे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है जिनको आपको देख लेना चाहिए, और ये मैं आपकी हैबिट में डालना चाहता हूँ कि टर्म्स एंड कंडीशन को पढ़ो, आपको बहुत सारी चीजें पता चलेगी, ठीक है। तो जब भी आपको टाइम मिले, जस्ट गो थ्रू इट कि वो क्या कहना चाह रहा है, क्या क्या चीजें वो आपकी एक्सेस करता है, कि जो ये सॉफ्टवेयर है ये बैकग्राउंड में क्या क्या काम करेगा आपके लैपटॉप से, क्या क्या इसको रिक्वायर रहेगा, कैसे ये फंक्शन करता है, ये सारी चीजें इसने बता दी है यहाँ पे, ताकि कल को अगर कोई चीज ऐसी हो जो प्रॉब्लमेटिक हो तो आप इसके ऊपर केस ना कर सको। ये इसने पहले ही बता दिया कि ये चीजें मैं लेता हूँ बैकग्राउंड में मेरी प्रोसेसिंग को फास्ट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सिंपल सा टैप कर देना है, टैप करते ही हमारा क्या आ जाएगा, डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगा। मैंने डाउनलोड कर रखा है तो मैं सीधा आ जाता हूँ डाउनलोड के अंदर। तो यहाँ पे हम डाउनलोड्स के अंदर आ गए, और यहाँ मेरा ये रहा, इस पर मैं डबल टैप करूंगा और ये स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। दिस हैज स्टार्टेड। अभी आपको स्क्रीन पे कुछ नहीं दिख रहा होगा, बट स्क्रीन पे एक पॉपअप आएगा, वो क्योंकि स्क्रीन शेयरिंग में अलाउड नहीं होता है, जो आपके एडमिन कंट्रोल का एक्सेस होता है ना, ऐसा आएगा, डू यू वांट टू अलाउ दिस ऐप टू मेक योर चेंजेस इन योर डिवाइस। तो वहां पे आपको यस करना होगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज होगी, आपको स्क्रीन शेयरिंग में नहीं दिखेगा और ना ही वीडियोज में दिखेगा, ठीक है। ये पर्सनली जब भी स्क्रीन शेयरिंग होती है ना तो ये ऑफ हो जाता है, ये चीज नहीं दिखती। अभी मेरे स्क्रीन पे ये आ रहा है बट आपको नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो ये आपके भी आता है, जब वो आपसे एडमिन का एक्सेस मांगता है कि भाई आप एडमिन हो तो ये अलाउ करो मेरे को, ठीक है। तो वो करना होगा, तो यस कर देना है आपको। यस करने के बाद में ये देखो, इसके पीछे प्रोसेसिंग स्टार्ट हो गई और इसने आ गया वेलकम टू एंड्रॉइड स्टूडियो सेटअप, नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद में, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, दोनों ऑप्शन आते हैं। अगर आपको वर्चुअल डिवाइस नहीं चाहिए, बाद में इसको सेटअप कर लेंगे तो एक अलग बात है, नहीं तो आप अगर बाय डिफॉल्ट करोगे ना तो एक वर्चुअल डिवाइस क्रिएट करके देगा आपको, सिंपल सा, जब भी चलाना हो उसको इंस्टॉल, मतलब उस पर रन करना है, वो स्टार्ट हो जाएगी डिवाइस एंड आप उस पर चला के देख सकते हो। तो अगर आप दोनों करोगे तो थोड़ा सा जो टाइम है वो थोड़ा बढ़ जाएगा, और जो स्पेस भी है वो भी थोड़ी बढ़ जाएगी, क्योंकि ये वर्चुअल डिवाइस क्रिएट करेगा। तो वर्चुअल डिवाइस एक्चुअल में आपकी एक, जो हमारी जो रोम स्पेसिफिक एरिया है वहां पे कुछ मेमोरी को कंज्यूम करेगा, एंड फिर जैसे ही आप रन करोगे तो रन टाइम मेमोरी पाएगा और फिर उसको चला के दिखा देगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये कह रहा है स्पेस रिक्वायर्ड इज 2.5 GB। तो मैंने पहले ही बोला आपको कि आपको क्या करना है, सी या डी ड्राइव में एक स्पेसिफाइड आपका ड्राइव के अंदर फोल्डर क्रिएट कर लेना है, वहीं पे सारा काम करना है, ठीक है। हाँ, इंस्टॉलेशन आप करने दो जहाँ पे भी करता है, जैसे कि नॉर्मली कहाँ होता है आपके सी यूजर्स के अंदर। मैं एक बार सी ओपन कर देता हूँ। यहाँ पे जैसे लोकल डिस्क सी है, इसके अंदर आपका प्रोग्राम फाइल्स के अंदर ये इंस्टॉल होगा। इसमें भी देखो खाली है, यहाँ पे क्रिएट होगा एंड्रॉइड नाम से, ठीक है। तो इसमें पहले, ये मेरा पुराना लैपटॉप है तो इसमें था, मैंने इंस्टॉल कर दिया ताकि मैं आपको सेटअप करके दिखा सकूं। तो यहाँ एंड्रॉइड नाम का एक फोल्डर क्रिएट होगा, उसमें हमारा एंड्रॉइड स्टूडियो आ जाएगा। तो ये कह रहा है कि भाई 2.5 GB स्पेस होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करते इसने बता दिया कि मैं कहाँ क्रिएट करने वाला हूँ। अगर आपको चेंज करना है तो यू कैन चेंज, क्योंकि मेरी सी ड्राइव में SSD है, ठीक है।
अब SSD और SDD में एक हल्का सा फर्क होता है, हल्का सा नहीं तो देखे तो मेजरली फर्क होता है। तो आपको प्री रिक्विजिट कहेंगे कई लोग कि भाई यार SSD सेटअप कर लो, अगर आप अभी लैपटॉप ले रहे हो तो SSD वाला लो। उसका रीजन ये है कि जब आप एंड्रॉइड स्टूडियो को रन करोगे, आपने इस विंडोज को बूटअप करोगे, तो वो स्पीड जो है ना वो आपकी कम हो जाएगी, कैलकुलेटेड स्पीड जो है वो कम हो जाएगी, क्योंकि वो चीजें आपकी रन टाइम मैनेज रखेगा। ठीक है, तो सीधा बूट करते ही आपका विंडोज ओपन हो जाएगा, सीधा एंड्रॉइड स्टूडियो ओपन करते तो स्पीड जो ओपनिंग वाली स्पीड है ना वो कहीं ज्यादा आपको बेनिफिट करेगी अगर आपने एसएसडी लगा रखा है। अब क्वेश्चन आता है कि अगर मेरे पास में एसएसडी नहीं है तो कोई जरूरी है क्या लगाने की? कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, लगाते हैं तो आपका आगे का जो प्रोसेस है, जो बूटिंग प्रोसेस है, कोई भी सॉफ्टवेयर को ओपन होने का जो प्रोसेस होता है, क्योंकि वो सारी चीजें सेटअप करता है फिर आपका रन होगा, तो वहां पे आपको कहीं हद तक बेनिफिट मिलेगा। कोई भी चीज को, जैसे आप वर्चुअल डिवाइस को ओपन कर रहे हो तो वर्चुअल डिवाइस नॉर्मल लेती है ओपन होने में सपोज करो 2 से 5 मिनट। ठीक है, तो इसमें लेगी 1 से 2 मिनट। तो ये आपका काम जो है, टाइम जो है वो कम कर देगी अगर आपने सॉलिड स्टेट वाली जो एसएसडी होती है वो लगा रखी होती है। ठीक है, तो अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिले और आपको प्रोसेसिंग स्लो लग रहा है अपने सिस्टम का, तो आगे आप ये इंक्लूजन कर सकते हैं। बट उससे पहले इंक्लूजन करना है, अगर आपके पास में 2 GB रैम है या 4 GB रैम है, तो अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो 4 से 8 कर सकते हैं। आपके लैपटॉप पीसी में 2 स्लॉट्स होते हैं रैम के, एक बाई डिफॉल्ट 4 GB होगा, तो वहां पे आप एक्सटर्नल 4 GB का और एड ऑन कर सकते हैं, चाहो तो 8 GB का भी कर सकते हो। नियर अबाउट आपकी कॉस्टिंग आएगी 4 GB के लिए 1600 से लेके 2000 के बीच में रेंज करेगा। एंड 8 GB है तो नियर अबाउट 350, नहीं 3000 से लेके 3500 तक आएगा। अच्छे से अच्छी रैम मिल जाएगी आपको और वो सेटअप कर देगा। इंस्टॉलेशन का भी कोई टाइम नहीं होता है, मतलब ज्यादा टाइम नहीं लगता है, वो आपका सेटअप करके दे देगा आपको। ठीक है, जो जहां से भी आप खरीदो देखो हार्डवेयर कंपोनेंट है, तो वो भैया जो होंगे वो लैपटॉप या पीसी ओपन करेंगे और वो रैम को इंसर्ट कर देंगे। तो पहला पॉइंट ये रखना है कि आप रैम को इंप्रूव कर सको तो कर लो, क्योंकि जब हम प्रोग्रामिंग में जाएंगे ना, मतलब जब हम डेवलपमेंट में जाएंगे, तो एंड्रॉइड स्टूडियो थोड़ा सा ज्यादा मेमोरी कंज्यूम करता है, मल्टी प्रोसेसिंग काफी ज्यादा करता है। तो वहां पे आपको बेनिफिट मिल जाएगा। ये तब करना है जब आपको लगे। ठीक है, क्योंकि मैंने देखो एंड्रॉइड स्टूडियो को 2 GB पे भी चला रखा है, फिर 4 GB पे भी चला रखा है, 8 GB पे भी चला रखा है, 12 GB पे भी चला रखा है, 16 GB अभी करंटली मैं चला रहा हूँ। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है, अगर आपको रिक्वायर्ड नहीं है तो अभी आप चेंजेस मत करो, अगर स्मूथली वर्क कर रहा है तो इट्स ओके। आप डेवलपमेंट फील्ड में चले जाते हो और वहां पे आपके पैरेलल काम हो जाते हैं, आपने एंड्रॉइड स्टूडियो के 3 प्रोजेक्ट खोल रखे हैं एक साथ। ठीक है, आपने क्रोम भी खोल रखा है, आप साथ में ये चीज भी देख रहे हो, तो उस समय आपको ऐसा लगेगा कि थोड़ा सा हैंग हो रहा है, थोड़ा सा फ्लिकर कर रहा है, या आपने वर्चुअल डिवाइस भी खोल दी है और ये मल्टीटास्किंग आप कर रहे हो एंड्रॉइड स्टूडियो के साथ में, तो वहां पे आपको इसकी रिक्वायरमेंट लग सकती है। तो उस समय अगर आपको ऐसा, आपको ये लग सकता है कि यार मैं इसको तो मिनिमाइज नहीं कर सकता, ये तो मेरा इतना काम तो रहेगा, तो उस केस में आप एक्सटेंड कर सकते हो। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको जब लगेगा। तो मैंने दोनों ऑप्शन बता दिए, सबसे पहले गो फॉर इंक्रीजिंग द रैम, एंड फिर अगर आपको ऑप्शन मिलता है तो आप यू कैन गो विद द एसएसडी पार्ट ऑल्सो। तो वो सीधा एसएसडी सेटअप कर देंगे, आपका विंडोज उसमें इंस्टॉल हो जाएगा, आपकी जो पूरी की पूरी जो रोम है, जो आपका एसडीडी होगा, जो हार्ड डिस्क होगी, जो बाय डिफॉल्ट जो आपकी भी ऐसे कर रखा होगा, देखो मैं यहाँ बताता हूँ, इसमें भी एसएसडी है, तो आपको आइडिया लग जाएगा एक बार। तो ये जो पार्ट है ना 731 GB वाला, ये यहाँ पे दिया हुआ है। ये जो पार्ट है दिस इज द एसएसडी पार्ट, जो हमने सेटअप कर रखा है। 520 वाली एसएसडी कर रखी है, 520 होगी या 500 के आसपास वाली होगी। तो उसमें से कुछ तो प्रोसेसिंग में चली जाती है, बाकी आपको यहाँ मिल जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे अपना जो भी इंस्टॉलेबल फाइल्स हैं, जो भी रन करवानी होती है, वो प्रिस्क्राइब रहती है कि आप एसएसडी में लगाओ, बाकी जरूरत नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ कि आगे जैसे जैसे प्रोफेशनल बनते जाओगे, जैसे आप फ्रीलांसिंग करोगे, कंपनी में जाओगे, तो कंपनी आपको अच्छे से अच्छा लैपटॉप या पीसी प्रोवाइड करेगा, क्योंकि वो भी चाहता है मल्टीटास्किंग हो। एक प्रोजेक्ट पे आप वर्क कर रहे हो सकता है कोई दूसरा प्रोजेक्ट जो आप काम कर रहे थे पहले, उसका कुछ चेंजेस आया, उसने बोला कि यार अभी जो आप काम कर रहे हो ना करंट प्रोजेक्ट पे, वो आप होल्ड कर दो, और अभी जो हमारा एक क्लाइंट है जिसके लिए हमने 2 महीने पहले काम किया था, उसकी कोई प्रॉब्लम आ रही है, बग्स आ रही है, आज का दिन आपका डेडिकेटेड उस पर ही रहेगा, तो आप उस प्रोजेक्ट को ओपन करो और उस पर काम करो आज का। तो ये प्रॉब्लम्स है, इनको रिजॉल्व करो, या कुछ नया चीज डालना है तो वो करो। तो आप ऐसे मल्टी प्रोसेसिंग जब करना स्टार्ट कर दोगे तो आपको रिक्वायर्ड रहेगा, तो इसलिए कंपनी प्रोवाइड करेगी आपको हाई एंड लैपटॉप्स ही ओनली। ठीक है, बट डेवलपमेंट के केस में जब हम सीख रहे हैं तो इतना ज्यादा लोड नहीं होगा। तो अभी के लिए आप जो भी रैम है, मैं मिनिमम तो मान के चलूंगा कि आप लोगों के पास में 4 GB होगी, क्योंकि अगर आप विंडोज 10 को चला रहे हैं तो विंडोज 10 भी मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है 4 GB रैम। तो आप 4 GB तो आपके पास में होनी चाहिए। फिर भी आपको जैसा लगे ना, तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो कि देखो सर इतनी प्रॉब्लम आ रही है, मेरा इतना हैंग होता है, तो मैं आपको उसके हिसाब से बता दूंगा कि
ये आपको यूज करना है, आप ये कर सकते हो जिससे कि आपका और प्रोसेसिंग फास्ट हो जाएगा। इसमें एक टेम्पररी फाइल्स भी होती है, रन वाला जो विंडो होता है उसमें जाके आपको परसेंटेज टाइम परसेंटेज पे जाना है। तो जितनी भी टेम्पररी फाइल्स ये क्रिएट करता है रन टाइम में आपके कोई भी सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए, वो एक टैम्प फोल्डर में क्रिएट होती रहती है, तो वहां जाके उनको क्लीन मार सकते हो। ठीक है, फिर मल्टी प्रोसेसिंग कम करो, जहां सेटअप कर रहे हो वहां पे क्लीन रखो ड्राइव को, मतलब उसमें कचरा नहीं होना चाहिए, उसमें सिर्फ आपके इंस्टॉलेबल फाइल्स होनी चाहिए और खाली रहना चाहिए, ताकि जब भी वो चीज को लोड करे रन करे तो उसका प्रोसेस जो वो स्मूथ हो। तो ये इनिशियली हो सकता है। जब आप मल्टीटास्किंग करो और लेवल पे बढ़ते जाओ तो यू कैन फर्स्ट गो फॉर इंक्रीजिंग द रैम एंड सेकंड यू कैन अडेप्ट द एसडीडी पार्ट आल्सो। ठीक है, एसडीडी पार्ट कुछ इस तरीके से यहाँ पे एक पार्ट में एक ड्राइव में पूरा एसएसडी सेटअप हो जाएगा। बाकी जो आपका हार्ड ड्राइव था, जैसे 1 TB हार्ड ड्राइव है या 500 GB हार्ड ड्राइव है, तो अब वो आपके एक अलग ड्राइव में मिल जाएगा आपको, आप उसमें सिर्फ स्टोरिंग वाला काम कर सकते हो। ठीक है, तो ये प्रोसेस रहता है। वापस आ जाते हैं हम एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर। तो ये मेरे से पूछ रहा है कि आपको कहाँ इंस्टॉल करना है, तो यू कैन डिसाइड कि वेयर यू वांट टू इंस्टॉल। ठीक है, और ये प्रिस्क्राइब तरीका रहता है। आप पाओगे कि विंडोज के अंदर ना प्रोग्राम फाइल्स नाम से एक फोल्डर होता है, वहीं आपके सारे के सारे जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते हैं ना वो पड़े रहते हैं। तो ये क्या करता है, वहाँ पे एक एंड्रॉइड नाम का फोल्डर क्रिएट करेगा, उसमें एंड्रॉइड स्टूडियो नाम से आपका एक फोल्डर होगा, जिसमें एंड्रॉइड स्टूडियो के रिगार्डिंग जितनी भी चीजें होंगी वहां मिल जाएगी आपको, क्योंकि ये सेटअप कर रहा है ना, तभी तो आप इसको चला पाएंगे। ठीक है, तो ये वो ड्राइव पूछ रहा है, वो पाथ पूछ रहा है, आप चाहो तो यहाँ ब्राउज करके वो पाथ चेंज कर सकते हो। बट हायरार्की की जो बात कर रहा हूँ ना, वो मैं ऐसी चाहता हूँ कि आप ऐसी रखो ताकि आपको याद रहे कहाँ पड़ा है आपका एंड्रॉइड स्टूडियो। ठीक है, आप भले यहाँ पे कुछ भी करो, डी ड्राइव करो, अपना खुद का फोल्डर बनाओ, बट अंदर रखो एंड्रॉइड, एंड्रॉइड के अंदर रखो एंड्रॉइड स्टूडियो, और उसके अंदर ही सेटअप होना चाहिए। चाहो तो आप अपना नाम भी लिख सकते हो, यहाँ तो कुछ भी नाम आ सकता है, बट इस तरीके का होगा ना तो आपको पता रहेगा कि कहाँ एंड्रॉइड स्टूडियो पड़ा है। अभी तो आपको याद है कि आपने अपने नाम से एक फोल्डर बनाया था, उसमें पड़ा है। 2 महीने 3 महीने 2 साल बाद में आप भूल जाओगे कि एंड्रॉइड स्टूडियो कहाँ है। अगर कुछ चेंजेस करने हो आपको उसके लोकेशन पे जाके, तो फिर आपको ज्यादा टाइम लग जाएगा। ऐसा नहीं मिलेगा नहीं, मिल जाएगा, लेकिन आपका टाइम कंज्यूम ज्यादा होगा। तो इसलिए हायरार्की यही रखना फोल्डर्स की, तो इजी रहेगा आपको आइडेंटिफाई करने में। ठीक है, फिर आपको नेक्स्ट कर देना। नेक्स्ट करने के बाद में ये आपके सारे ऑप्शंस आएंगे कि आपको शॉर्टकट क्रिएट करना है क्या। यहाँ पे नीचे शॉर्टकट आ जाएगा, यहाँ विंडोज ओपन करोगे तो यहाँ पे आपको दिखा देगा एंड्रॉइड स्टूडियो का ऑप्शन। देन आप डेस्कटॉप पे पाओगे कि एक शॉर्टकट आ चुका है। ठीक है, तो यही पूछ रहा है चूज अ स्टार्ट मेन्यू फोल्डर, कहाँ पे आपको दिखाना है इसको। तो हमने यहाँ पे कोई भी सेलेक्ट नहीं करना है, अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, मैं भी आपको एक और तरीका बताऊंगा कि जैसे ही आपका एंड्रॉइड स्टूडियो चले ना, यहाँ पे इसको पिन कर दो अपने टास्क बार में। यहाँ पे एक ऑप्शन आता है पिन करने का। तो पिन करने से क्या होगा कि हमेशा आपको इस टास्क बार में ही मिलेगा, क्योंकि ये आपका डे टू गो सॉफ्टवेयर है, हर दिन आपको यूज में लेना है। तो सीधा आपको कहीं सर्च करने की जरूरत नहीं है, सीधा आपके टास्क बार में देखो इतनी सारी चीजें आप ऐसे पिन करते हो ना, जैसे क्रोम है, ये सारी चीजें हैं, वैसे ये भी आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको सिंपल सा टैप करना होगा और आपका एंड्रॉइड स्टूडियो ओपन हो जाएगा, और ये जो चीज चल रही है इंस्टॉलिंग चल रही है। तो दिस इज द पार्ट ऑफ इंस्टॉलेशन। तो ये इंस्टॉल कर रहा है उस फोल्डर के अंदर, ये कंप्लीट हो चुका है। और अगर हम जाके देखें हमारे उस पाथ के ऊपर, प्रोग्राम फाइल्स के अंदर एंड्रॉइड नाम का फोल्डर होगा, उसमें देखो एंड्रॉइड स्टूडियो नाम का फोल्डर क्रिएट हो चुका है और ये सब कुछ आ चुका है। ठीक है, जो कि रिक्वायर्ड रहता है। और ये मेरे को अब कह रहा है कि कंप्लीट हो चुका है, आप आगे बढ़ सकते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, अब हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद मैं कह रहा है कि एंड्रॉइड स्टूडियो हैज बीन इंस्टॉल्ड इन योर कंप्यूटर, क्लिक फिनिश टू चूज क्लोज द सेटअप। एंड यहाँ पे टिक मार्क कर देना, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जैसे ही ये इंस्टॉलेशन वाली फोल्डर मतलब ये जो विंडो है बंद हो, उसके बाद में सीधा मेरा एंड्रॉइड स्टूडियो ओपन हो जाए। ठीक है, तो मैं स्टार्ट कर दूंगा। अगर मैं इस पर टैप नहीं करूंगा तो वो मैनुअली चलाना पड़ेगा वापस। ठीक है, क्योंकि अभी भी चीजें पेंडिंग है। तो फिनिश पे टैप करते हैं। फिनिश करने के बाद में हमारा यहाँ पे एंड्रॉइड स्टूडियो ओपन हो जाएगा। एंड दिस इज पुराना वर्जन है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने इंस्टॉल कर रखा था आर्टिक फॉक्स वाला, तो वही वाला पड़ा है। और यहाँ पे इसने सीधा ओपन कर दिया। अच्छा, मेरा प्रोजेक्ट पड़ा होगा इसमें। Okay. हम्म, अभी देखो क्या हुआ। मैं, ये जो मेरा लैपटॉप था ना, ये मेरा पुराना लैपटॉप था, तो इसमें मैं काम करता था पहले। तो वहां पे मेरे प्रोजेक्ट्स तो वहीं पड़े हैं, तो प्रोजेक्ट्स को मैंने हटाया नहीं, लेकिन मैंने एसडीके को हटा दिया, एंड्रॉइड स्टूडियो को इंस्टॉल कर दिया। तो इसके पास में इंस्टॉलेशन के अंदर ना इसने क्या किया कि जो मेरे फोल्डर का पाथ था जहाँ प्रोजेक्ट्स पड़े रहते हैं, उसने बाय डिफॉल्ट जो लास्ट प्रोजेक्ट पे मैंने काम किया था वो ओपन कर दिया। आपके केस में ऐसा नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि आप पहली बार इंस्टॉल कर रहे हो, तो सीधा आपके यही आएगा, मिसिंग एसडीके, नो एंड्रॉइड एसडीके फाउंड। दिख रहा है, बिफोर कंटिन्यूइंग यू मस्ट डाउनलोड द नेसेसरी कंपोनेंट और सेलेक्ट एन एसडीके, एग्जिस्टिंग एसडीके। अगर आपने एसडीके को डाउनलोड कर रखा है तो वो आप सेलेक्ट कर लो, नहीं तो ये मैं खुद बताऊंगा कि कौन सी चीजें रिक्वायर्ड है, तो आप उनको क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, और फिर वो मैं अपने हिसाब से इंस्टॉल कर लूंगा। तो ये मेरे से पूछ रहा है, देखो ये चीजें हैं। एक तो ये एंड्रॉइड एसडीके, एक ये एपीआई लेवल, ये जो आपका लेटेस्ट वर्जन है तिरामिसु, ये इसके हिसाब से आपका
प्लेटफॉर्म में कोडिंग सपोर्ट देगा आपको। तो ये सारी चीजें, और ये कहाँ करेगा, ये भी स्पेसिफाइड फोल्डर ऐसा होना चाहिए क्योंकि ये आपको आइडेंटिफाइबल है, ठीक है। आपके ऐप डेटा के अंदर, यूजर के अंदर, आपके यूजर से सेटिंग्स के अंदर आपका एक फोल्डर क्रिएट होगा, एसर नाम से, यूजर के अंदर एसर नाम का यूजर है, आपका अपना नाम का होगा, उसके अंदर ऐप डेटा नाम का एक फोल्डर होगा, उसके अंदर लोकल के अंदर एंड्रॉइड नाम का एक फोल्डर क्रिएट करेगा, उसके अंदर ये एसडीके को प्लेस करेगा। क्या हम चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल, आप मर्जी है जैसा यहाँ पे फोल्डर क्रिएट कर सकते हो उसमें अपने एसडीके को प्लेस कर सकते हो, ठीक है। आप इसको कर दो नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद में देखो सारी चीजें इसने बता दी क्या क्या मेरे को रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो ये जेडीके का सेटअप, ये एसडीके का सेटअप, इतनी डाउनलोडेड साइज होगी, टोटल साइज इतनी बता दी उसने, और आपको क्या कर देना है, इसको फिनिश कर देना है। फिनिश करते ही ये क्या करेगा, इसको यहाँ पे इंस्टॉल करना स्टार्ट कर देगा एक एक कंपोनेंट को, और जैसे ही आपके सारे कंपोनेंट इंस्टॉल हो जाते हैं, सेटअप हो जाते हैं, उसके बाद में यहाँ पे फिनिश का ऑप्शन आ जाएगा, एंड सीधा हम आगे वाली विंडो में चले जाएंगे। तो इसको होने दो एक बार। ओके, तो जिनके पास में 4 GB से एक्सटेंडेड है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आने वाली है आपको। 4 GB या 4 GB से ज्यादा है तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। 4 GB में आ सकती है अगर आप मल्टीटास्किंग करें। एंड्रॉइड स्टूडियो के साथ में आपने एक और एंड्रॉइड प्रोजेक्ट खोल दिया, मतलब एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर भी हम मल्टीपल इंस्टेंसेस क्रिएट कर सकते हैं, समझ पा रहे हो आप? जैसे जैसे विंडोज, जब आप क्रोम यूज करते हो तो क्रोम में भी आप कितने सारे टैब्स खोल देते हो, वैसे ही जब आप एंड्रॉइड स्टूडियो को ओपन कर रहे हो तो आपने एक प्रोजेक्ट खोला एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर, अब आपने उसी प्रोजेक्ट के साथ में एक और प्रोजेक्ट ओपन कर दिया, तो एंड्रॉइड स्टूडियो के 2 इंस्टेंस हो गए। तो वहां पे थोड़ा सा लैगिंग आ सकती है, वहां पे मल्टी प्रोसेसर में थोड़ा सा आपको टाइम लग सकता है, ठीक है। तो जैसे ही आपको मौका लगे, बट पहले मैं चाहूंगा कि आप ट्राई करो, अगर 4 GB भी है ना तो आप कोशिश करो, ट्राई करो। हो सकता है कई बार अगर आप इन चीजों को फॉलो करो तो आपको बेसिक इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। अब आ गया नीचे लास्ट लाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कुछ, ये इंटरनेट रखना है इस टाइम पे, है ना, इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए आपके लैपटॉप से। अगर इंटरनेट कनेक्टेड है तो भी आपको ये चीजें डाउनलोड होगी, नहीं तो नहीं होगी, और तभी ये बता पाएगा कि ये चीजें मिसिंग है, ये रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पे आ गया एंड्रॉइड एसडीके इज अप टू डेट। आपको सिंपल सा क्या करना है, फिनिश पे टैप कर देना है। फिनिश पे टैप करते ही ये हमारा एंड्रॉइड स्टूडियो का इंटरफेस आ गया, और ये जो आपको प्रोजेक्ट्स दिख रहे हैं ना, ये यहाँ पे इस पे वर्क कर रखा है मैंने, तो ये प्रोजेक्ट्स यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है। नहीं तो आपका ये जो ऊपर वाला पार्ट है ना, ये नीचे की तरफ आ जाएगा। और एक और चीज मैंने जो बताई थी आपको, मेरे उसमें फ्लटर का प्लगइन था, तो यहाँ पे मेरे को क्या दिखा रहा था, न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट, फिर न्यू प्रोजेक्ट, और फिर ओपन का ऑप्शन आ रहा था। यहाँ देखो वो चीज नहीं है क्योंकि इसमें मैंने फ्लटर सेटअप कर ही नहीं रखा था, ठीक है। तो इसमें फ्लटर का कोई भी सेटअप नहीं आया, सिंपल सा क्या आ गया, न्यू प्रोजेक्ट, ओपन एंड गेट फ्रॉम वीसीएस। और इसके बारे में हम जान चुके हैं पिछली क्लास में, अगर आपको याद हो तो हमने क्या किया था, इन्हीं के बारे में जाना था कि एक नया प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करना है, वही सारे ऑप्शन आ गए हमारे पास में, ठीक है। एंड यहाँ पे प्रोजेक्ट्स हैं, यहाँ पे कस्टमाइज है, यहाँ प्लगइन्स हैं, यहाँ पे एंड्रॉइड स्टूडियो के कंपोनेंट्स है। प्रोजेक्ट्स में आके यहाँ पे आप नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हो, और नया प्रोजेक्ट में आपके पास में इतने सारे ऑप्शंस आएंगे कि आपको कौन सा बाय डिफॉल्ट एक टेम्पलेट को चूज करना है। तो जो भी आपको टेम्पलेट चूज करना है, क्योंकि अभी अभी हम लर्निंग कर्व में है, तो हम हमेशा एम्प्टी एक्टिविटी को चूज करेंगे। तो हमने एम्प्टी एक्टिविटी को सेलेक्ट कर रखा है, हमको सिंपल सा नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद में यही सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं कि क्या क्या होता है। यहाँ पे अपनी ऐप का नाम आएगा, यहाँ पैकेज नेम आएगा, यहाँ पे आपका वो फोल्डर जहाँ पे आपके प्रोजेक्ट स्टोर होगा, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देन आपको किस लैंग्वेज को प्राइमरी मानना है, कॉटलिन या जावा, और ये मैंने बताया था दोनों आपस में इंटर ऑपरेबल है। ऐसा नहीं है कि जावा का कोड कॉटलिन में नहीं चलेगा, कॉटलिन का कोड जावा में नहीं चलेगा। बट टू बी वेरी स्पेसिफिक, एंड्रॉइड क्लियर एंड क्लीन कहता है कि आप सिंगल कोड को ही यूज करो, मतलब सिंगल लैंग्वेज को ही यूज करो, ताकि आपके रन टाइम में एक टर्म है, ऑब्फस्केशन करके एक टर्म है, कि इनको साथ में चलाने के लिए कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है कहीं सिस्टम्स के ऊपर, मतलब कहीं मोबाइल्स के अंदर। तो आप कोशिश करो कि आपका पूरा का पूरा कोड जो है आइदर जावा में हो या कॉटलिन में हो। ये ऐसा क्यों कहता है, वो क्या हुआ था ना कि जब कॉटलिन आया तो लोगों ने क्या कहा कि भाई यार हमारा जो प्रोजेक्ट है वो जावा में है, हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं। अब डिमांड तो ये भी होती है क्लाइंट की, क्या जल्द से जल्द हो जाए, तो आपने इतना बड़ा प्रोजेक्ट को एक दिन में या एक महीने में आप कन्वर्ट नहीं कर पाओगे, आपको टाइम लगेगा कि वो सही सेम चीज आप करवा पा रहे हो कि नहीं करवा पा रहे हो। तो टेस्टिंग वेस्टिंग सब होगी, तो पूरा लैंग्वेज का कोड, सोर्स कोड का लैंग्वेज बदलना थोड़ा टाइम लगता है। तो अगर वो टाइम लग रहा है तो उस केस में क्या होगा कि बीच बीच में लोग क्या करते हैं कि यार ये मॉड्यूल लेते हैं, उसको कॉटलिन में कन्वर्ट कर दिए, बाकी सब जावा में पड़ा है। चलेगा, आप जब ऐप चलाओगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, लेकिन जब आप प्ले स्टोर पे अपडेट दोगे ना, तो आपका एंड्रॉयड जो प्ले स्टोर वाला है वो आपकी बंडल फाइल मांगेगा। उस बंडल फाइल को जब वो रिव्यू करेगा ना, तो आपको एक वार्निंग दे देगा कि भाई साहब आपने ना अपने कोड के अंदर जावा का भी कोड कर रखा है और कॉटन का भी कर रखा है, तो आप जितना जल्दी हो सके एक लैंग्वेज में ले आओ इसको।
ठीक है, तो वहां पे प्रॉब्लम आती है। कोई नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहा है ना, तो वो कॉटलिन से शुरुआत करेगा आप। लेकिन जो मेरा पुराना प्रोजेक्ट पड़ा है जावा के अंदर, तो मैं एकदम से उसको कन्वर्ट नहीं कर सकता। ये कन्वर्ट करने के बाद मेरे को सारी चीजें टेस्ट करनी पड़ेगी, सही चल रही है कि नहीं चल रही, जो पहले चल रही थी, तो उसमें टाइमिंग लग सकता है। तो उस केस में ऑप्शन आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कॉटलिन को सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे वो मिनिमम एसडीके, तो हम हमेशा टारगेट करेंगे लेटेस्ट वाले को, लेटेस्ट इन द सेंस मिनिमम वाले को, विच इज ये जो हमारे 100% ऑफ डिवाइसेस को टारगेट करेगा। ठीक है, और इसके बारे में हमने डिस्कस भी किया था कि हम इसको चेंज कर सकते हैं। कि बिल्कुल, आप अपने कोड बन जाने के बाद में आपको लगता है कि यार ये चीज तो इसी में फिजिबल होगी, तो आप कंडीशनल प्रोग्रामिंग के थ्रू भी कर सकते हो कि अगर किसी का ओएस इस वर्जन से ऊपर होता है तो ये कोड एग्जीक्यूट हो, नहीं तो पुराना वाला वर्जन है तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट हो। तो आप कंडीशन प्रोग्रामिंग भी कर सकते हो। और आपको लगता है कि नहीं यार, अब कंडीशनल प्रोग्रामिंग की जरूरत नहीं है, मैं चाहता हूँ कि सबके एटलीस्ट ये जो फीचर है वो सब में आए, और ये फीचर को यूज करने के लिए मेरे को अगर मिनिमम को थोड़ा बढ़ाना हो तो मैं बढ़ा दूंगा, तो वो चीज भी मैं कर सकता हूँ मैनिफेस्ट में जाके। ठीक है, तो ये चीजें हम देख चुके हैं। और मैं ये चीज क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं पहली बार चाहता हूँ कि आप एक प्रोजेक्ट को क्रिएट करें और चला के देखें, तो कुछ फाइल्स रिक्वायर्ड रहती है, वो यहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी इनको। यहाँ पे मेरा प्रोजेक्ट ओपन हो चुका है। ओके, तो यहाँ पे इंडेक्सिंग होगा, और आपको कैसे पता चलेगा कि सब कुछ सही है, रेडी टू गो है? तो अभी दो फाइल्स क्रिएट होगी यहाँ पे, एक कॉटलिन फाइल होगी और एक हमारी एक्सएमएल फाइल होगी। आपको कॉटलिन वाली फाइल में तो ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है, एक्सएमएल फाइल को ओपन कर लेना और देखना कि वहां पे आपका वो विंडो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मतलब जो स्क्रीन है जिसपे आप डिजाइन करोगे, वो डिजाइन आपको विजिबल है कि नहीं है। अगर वो विजिबल हो जाती है, मतलब कि जो भी चीजें रिक्वायर्ड थी वो आ चुकी है। ठीक है, अब यू आर रेडी टू गो, अब आपको इंटरनेट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। अभी भी देखो प्रोसेसिंग चल रही है, देखो ये फाइल्स, इसकी बात कर रहा था, नीचे देखो 112.06 MB, ये आपके केस में भी होगा फर्स्ट टाइम। ठीक है, इसीलिए मैंने कहा था इंटरनेट देना, मतलब ऐसा नहीं कि एंड्रॉइड स्टूडियो सेटअप हो गया, एचडीके भी हो गया, तो एक प्रोजेक्ट जरूर क्रिएट करना, उस समय उसको इंटरनेट की रिक्वायरमेंट होगी। तो इसी समय रखना, जब आपने सेटअप कर दिया उसी साथ में एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेना। तो जो भी चीज रिक्वायर्ड होगी एक प्रोजेक्ट को चलाने के लिए, एंड्रॉइड स्टूडियो इज स्मार्ट इनफ टू डिटेक्ट दैट, एंड वो आपको बता देगा। देखो बताएगा भी नहीं, मतलब वो ये करना स्टार्ट कर देगा, उसको इंटरनेट मिलेगा तो। नहीं तो यहाँ पे ना, अगर इंटरनेट नहीं दोगे तो एक पॉपअप आएगा। पॉपअप मतलब ये नीचे वाला विंडो जो है ना, प्रॉब्लम्स वाला, ये ऊपर पॉपअप ऐसे ऊपर की तरफ आ जाएगा ऐसे, यहाँ पे इस एरिया में। जैसे ये हमारा टर्मिनल है, ये प्रॉब्लम्स है, तो ये टैब्स हैं, तो ये ओपन हो जाएंगे विंडो, और उस विंडो में वो बता देगा देखो ये एरर है, ये प्रॉब्लम आ रही है, तो आप इसको रिजॉल्व कर दो। ठीक है, और भी कुछ फाइल्स होगी जो रिक्वायर्ड होगी, जैसे कि यहाँ पे ये डाउनलोड कर रहा है हमारे सेट सिस्टम के हिसाब से, तो वो डाउनलोड होगी, सेटअप होगी। फिर जब ये कंप्लीट हो जाएगा ना, तो आप देखोगे कि जो हमारा एक्सएमएल वाला पार्ट है, इस एक्सएमएल फाइल में देखो अभी लोडिंग आ रहा है। जब तक ये काम कंप्लीट नहीं होगा ना, तब तक आपको वो दिखेगा नहीं यहाँ पे स्क्रीन, तो तब तक आपको इसको ओपन रखना है। ठीक है, जब वो फाइनलाइज हो जाए, कंप्लीट हो जाए, तो यहाँ आपको दो स्क्रीन दिखेगी, एक व्हाइट कलर की होगी और एक आपके ब्लूइश कलर की होगी, जिसको हम ब्लू प्रिंट कहते हैं। ठीक है, तो वो जब दिखना स्टार्ट हो जाए, दैट मीन्स आपका एंड्रॉइड स्टूडियो कंप्लीटली सेटअप हो चुका है। ठीक है, इसके बीच में क्या हुआ ना, कि हमने एसडीके को इंस्टॉल तो किया, लेकिन एक लाइसेंस वाला विंडो भी आएगा, क्योंकि मेरा पहले से सेटअप था और मैंने सिर्फ एसडीके को इंस्टॉल किया था, लाइसेंस उसको मिल चुका था। तो इसके लिए आपके पास में एक विंडो भी आएगा जिसमें वो आपको लाइसेंस को एग्री करवाएगा। तो वो एक विंडो आएगी, जब आप एसडीके को सेलेक्ट करोगे ना, तो वहां पे एक लाइसेंस विंडो आएगी। दो लाइसेंस मेन होंगे, उनके अंदर मल्टीपल छोटे छोटे सब लाइसेंसेस होंगे, उनको सेलेक्ट करना है और एक्सेप्ट करना है नीचे, फिर आप प्रोसेस कर पाओगे। ठीक है, ये वाला विंडो एक आएगा आपके, जब आप एसडीके को सेटअप करोगे। तो आई होप आपने जिन्होंने भी इंस्टॉल किया होगा, आपको आया होगा, फर्स्ट टाइम आपको आता है। ठीक है, तो अभी देखो स्कैनिंग, ये जब आने लग जाए ना, स्कैनिंग फाइल्स टू इंडेक्स, तो ये आपको ये आपका यहाँ पे लोडिंग अपडेट हो जाएगा, ये आपका प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर आने लग गया है। ठीक है, तो एक बार सेटअप हो जाए, फिर मैं आपको वापस स्विच करता हूँ इसी लैपटॉप के ऊपर। अब ये हो जाने के बाद में आप सभी को बताना, जब जब तक ये लोड हो रहा है, आप सब में से अगर थम्स अप कर दो अगर आपके सेटअप है इतना। आप थम्स अप यूज कर सकते हो, ऑप्शन होता है, नहीं तो चैट में थम्स अप कर सकते हो, जिससे मेरे को आइडिया हो जाए किन किन के लैपटॉप में सेटअप हो चुका है। ओके ओके दीपेश, ओके नीलेश, ओके शयन, ओके रितेश, ओके यश, शिखर आपके हो रखा है, सभी के हो रखा है। ओके गुड। ओके,
जो आज वाली क्लास में प्रेजेंट नहीं है और रिकॉर्डिंग देखेंगे तो वो भी मेरे को एक बार कंफर्म कर देना, जिनके भी नहीं हो रखा है, स्टेप्स को आपको फॉलो करना है और आपको सेटअप कर लेना है, ठीक है। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप सबसे पहले ऑन प्रायोरिटी लेवल नंबर 1 आपको वो चीज क्लास में डिस्कस करनी है कि यार देखो ये प्रॉब्लम आ रही है, मैं आपको स्क्रीन शेयरिंग करने का ऑप्शन दूंगा, आप अपनी स्क्रीन शेयर करेंगे और मुझे बताएंगे देखो ये प्रॉब्लम आ रही है, हम उसको रिजॉल्व करेंगे ऑन फॉरमोस्ट प्रायोरिटी। ताकि अब जब हम डेवलपमेंट में जा रहे हैं तो हमारी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो हम टेस्टिंग करेंगे, जो भी हम सीखेंगे वो तो इसके ऊपर ही सीखेंगे ना। तो हमारे पास में ये चीज सेटअप होनी चाहिए। और जैसा कि आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर ये विंडो आ गया, यहाँ पे मेरे को सारे चीज दिख रही है, स्प्लिट करके भी मैं देख सकता हूँ। तो दिस इज, अगर ये नहीं मिलती ना, मेरे को ये स्क्रीन नहीं आती तो यहाँ पे लोडिंग ही चल रहा होता। तो अगर वो प्रॉब्लम होती ना और प्रॉब्लम आती तो नीचे एक एरर का मैसेज भी आ जाता, ठीक है। दैट मीन्स प्रॉब्लम है, आपको रिजॉल्व करनी होगी, कोई भी रीजन से वो प्रॉब्लम आ रही तो उसको रिजॉल्व करना होगा, फिर ये आप प्रोसीड कर सकते हो, ठीक है। तो ये यहाँ पे फाइनलाइज हो गया, तो मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयरिंग ऑफ करता हूँ, मैं लीव करता हूँ इधर से। ओके तो अभी मैं स्क्रीन अपनी शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। अब हम आ जाते हैं सबसे पहले पार्ट के ऊपर, जहाँ पे हमने एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट किया था प्रीवियस टू प्रीवियस क्लास के अंदर। फर्स्ट है, किस नाम से क्रिएट किया था, याद है आप लोगों को? Volcano, I think वॉल्केनो नाम से किया होगा, ओके। वॉल कोस्टर से किया था, गुड, थैंक यू। तो ये हमारा जो हमने उस दिन प्रोजेक्ट बनाया था, ये आ गया हमारी स्क्रीन के ऊपर। और यहाँ पे हमको प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर मिल जाता है। यहाँ हमको मेन एक्टिविटी जो हमारी एक्सएमएल फाइल है, मतलब कॉटलिन फाइल है, एंड दिस इज आवर एक्सएमएल फाइल, ठीक है। अब जो चीज समझने वाली है कि ये हमारा सेटअप हो चुका है, इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स हैं जो हमको समझने वाले हैं, वो ये है सबसे पहला हमने कैसे प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं वो हमने देख लिया। और मैं कुछ चीजें बता देता हूँ आपको। एंड्रॉइड की सेटिंग्स में आना है, ऊपर देखो एंड्रॉइड स्टूडियो मिलता है, वहां पे आपको सेटिंग्स का ऑप्शन मिलेगा, वहां से आप सेटिंग्स ओपन करोगे तो ये आपकी मेन सेटिंग्स है। जो मैंने आपको आगे स्टार्टिंग में बताया था ना कि आप यहाँ से चीजों को चेंजेस कर सकते हो, ये ऑप्शंस होते हैं इसमें। तो वो सारे ऑप्शंस आपको डिटेल में यहाँ पे भी मिल जाएंगे, जैसे कि अपीरियंस वाला पार्ट था, यहाँ देखो इतने सारे ऑप्शंस हैं। वो तो फिर भी स्मॉल स्केल पे आपकी सेटिंग थी जो एंड्रॉइड स्टूडियो के बाहर मिल रही थी, मतलब बाहर इन द सेंस बिना प्रोजेक्ट ओपन किए। अब प्रोजेक्ट ओपन होने के बाद भी आप काफी सारी चीजें चेंजेस कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो। तो जैसे कि मैं यहाँ पे अपडेट करता हूँ, अप्लाई करूंगा, ओके करूंगा, तो ये मेरा जो थीम है वो चेंज हो गया, ठीक है। जैसे मैं चाहता हूँ तो बहुत सारे ऑप्शंस मेरे को यहाँ पे मिलेंगे और मैं अपडेट कर सकता हूँ अपने नीड के अकॉर्डिंग, ठीक है। देन यहाँ पे आपको प्लगइन्स का ऑप्शन मिलेगा। ये प्लगइन्स में कुछ चीजें प्लगइन्स हैं जो आप कर लेना, इनिशियली आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। विच इज के एक मैंने आपको बताया था लाइन एरर, इनलाइन एरर, ये आप कर लेना, ठीक है। दूसरा मैंने आपको बताया था रेनबो ब्रैकेट्स, तो ये आप कर लेना, ठीक है, रेनबो ब्रैकेट्स वाला पार्ट। तो ये दो कर लेना। आगे भी मैं आपको बहुत सारी प्लगइन्स बताऊंगा जो काम में आती है हमारे डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के अंदर, जो हमारे काम को और आसान कर देगी एज अ डेवलपर। ये थोड़ा सा हैंग हो गया है, तो वैसी प्रॉब्लम रहेगी क्योंकि मैंने मल्टीटास्किंग बहुत ज़्यादा कर रखा है और मेरी स्पेस भी कम है इसमें अभी। रेनबो बताया और एक कौन सा बताया? क्या कह रहे हो? रेनबो और रेनबो ब्रैकेट्स, एंड एक होगा हमारा इनलाइन एरर, देख रहे ओके हैं आप? सर। ओके। एक सेकंड देना मैं। आप भी लोग क्या करना, अपने उसको पिन कर लेना अपने टास्क के अंदर, टास्क बार के अंदर, जिससे क्या होगा आप डायरेक्टली वहीं से उसको ओपन कर सकते हो, ठीक है। तो हमारा एंड्रॉइड स्टूडियो ओपन हो गया है एंड बाय डिफॉल्ट जो प्रोजेक्ट पे आपने क्लोज किया होगा ना, वही प्रोजेक्ट यहाँ पे ओपन होगा। अब थोड़ा सा ब्रीफ जान लेते हैं। ब्रीफ क्या है, आ जाओ इधर।
हमने सेटिंग्स में जाके देखा तो सेटिंग्स में भी आपको कोर ऑप्शंस मिल जाएंगे, जैसे कि अगर आपको एसडीके देखना है तो एसडीके का भी ऑप्शन मिल जाएगा आपको वहाँ पे। सारी डिटेल्स आपको यहाँ मिल जाएगी, आप उनमें चेंजेस करना चाहो। एक बार मैं वाइट कर देता हूँ थोड़ा आपको विजिबल रहे, ठीक है। यहाँ पे वापस आते हैं हम सेटिंग्स के अंदर, और सेटिंग्स में आप पाओगे कि यहीं पे आपको एसडीके का भी पार्ट मिलेगा। ये आपका प्लगइन्स हो गया, वर्जन कंट्रोल्स रेडिट मतलब कि गिटहब के रिगार्डिंग, गिट के रिगार्डिंग जितने भी ऑप्शंस होंगे वो सारे मिलेंगे, ठीक है। देन यहाँ पे आपको मिलेगा बिल्ड एंड एग्जीक्यूशन डिप्लॉयमेंट, इसमें आपको एसडीके का भी ऑप्शन मिलेगा, तो ऊपर आप सर्च कर सकते हो। हाँ ये रहा सिस्टम सेटिंग्स के अंदर एंड्रॉइड एसडीके, और यहाँ पे इसने बता दिया कि देखो आपका एंड्रॉइड एसडीके कहाँ पड़ा है, क्या ऑप्शंस हैं, सारे सारे यहाँ पे आ गए, ठीक है। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। अब मैं कुछ आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताता हूँ, शॉर्ट ट्रिक्स नहीं है, वो एक तरह से आपको हेल्प करेगी। जैसे यहाँ पे जब आप टैप करोगे ना तो ये आपका डिवाइस मैनेजर ओपन हो जाएगा, कि कौन कौन सी डिवाइसेस कनेक्टेड है, अभी इस पे भी हम आएंगे। और इसी के पास में आप देखोगे तो ये बॉक्स बना हुआ है, इसका देखो यहाँ पे नाम है एसडीके मैनेजर, इस पे टैप करोगे तो यही वो एसडीके मैनेजर जो मैं सेटिंग्स में गया था और वहां से निकाला, तो मेरे को डायरेक्टली एक शॉर्टकट मिल जाता है एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर ही, तो वहां से मेरे को ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। मेरे को कुछ सर्च करना है तो आई कैन सर्च हियर, पूरे प्रोजेक्ट के अंदर कहीं पे भी मेरे को सर्च करना है तो मैं यहाँ सर्च कर सकता हूँ, क्लासेस के अंदर, फाइल्स के अंदर, सिंबल्स, एक्शंस को कुछ भी सर्च करना है तो मैं यहाँ पे सर्च पे टैप करूंगा तो इस पे हो जाएगा। हम एक शॉर्टकट्स वाला क्लास भी रखेंगे जिसमें आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा, शॉर्टकट्स बताऊंगा, जिससे कि आप और इफेक्टिवली एंड्रॉइड स्टूडियो को यूज कर सकते हैं। अब कुछ बेसिक चीजें हैं जो हमको ध्यान रखनी है जो हम एंड्रॉइड स्टूडियो को यूज कर रहे हैं, ठीक है, जिससे कि हम इसको और अच्छे से फंक्शनैलिटी में ला सके। तो ये जो आपको दिख रहा है ना हैमर, इसको हम हैमर टूल बोलते हैं, ये बिल्ड करने के लिए काम में आता है। तो जो भी आपकी एपीके फाइल क्रिएट होती है जो प्लेटफॉर्म है, क्योंकि अगर हम देखें तो हम आप कर क्या रहे हैं, हमने प्रोजेक्ट बनाया, यहाँ पे सारा कोड पड़ा है हमारा, एक्चुअल में हमको फाइनल रिजल्ट किस फॉर्म में चाहिए, एक एपीके के फॉर्म में चाहिए, जो क्या होगा फाइनली यूजर के फोन में इंस्टॉल होगा। तो जो भी यूजर के फोन में इंस्टॉल होगा उसको तो एपीके चाहिए, तो ये जो पार्ट है ये आपका एपीके बिल्ड करने के लिए काम में आएगा, ठीक है। रन करने के लिए बिल्कुल सही, जो आपका रन दिख रहा है ना ये वाला, दिस इज योर रन ऐप, ठीक है। तो यहाँ से जैसे ही आप टैप करोगे तो ये रन करेगा, ठीक है। यहाँ पे आप मल्टीपल मॉड्यूल्स हो सकते हैं आपकी ऐप के अंदर, कि आपको कौन से मॉड्यूल को रन करना है। आगे आपको ये चीज तब समझ में आएगी जब आप 4-5 जने एक ही प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हो, तो वो क्या करते हैं, एक ही प्रोजेक्ट का हिस्सा क्रिएट करते हैं मॉड्यूल्स क्रिएट करके, ठीक है। पैकेज सेम रखते हैं और मॉड्यूल्स क्रिएट कर लेते हैं। तो वहां पे मॉड्यूल्स को आप अपडेट करना चाहो तो कर सकते हो। अभी हमारा मेन जो कॉन्फ़िगरेशन है वो ऐप नाम से है, तो ऐप को हम देंगे, ये देखो ये रहा ऐप, तो दिस इज व्हाट वी आर रनिंग, ठीक है। एंड यहाँ पे हमारे पास में ऑप्शन आएगा कि किस डिवाइस पे आपको रन करना है। तो ये देखो सारी अवेलेबल डिवाइसेस उसने बता दी। देन यहाँ से आप मल्टीपल डिवाइस सेलेक्ट कर सकते हो, कैसे आप उनको डिवाइसेस को ओपन कर सकते हो ये ऑप्शन भी यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि देखो यहाँ पे एक डिवाइस मैनेजर का ऑप्शन होगा, और ये ऑप्शन ना आपको यहाँ पे साइड में विंडो होगा ना, इसमें भी दिखेगा, देखो मेरे दिख रहा है, आपके भी दिख रहा होगा, तो आप इधर से भी टैप कर सकते हो, ठीक है। आप चाहो तो ऊपर यहाँ पे मैंने आपको बताया था डिवाइस मैनेजर, इस पर टैप करोगे तब भी ये आएगा डिवाइस मैनेजर। जैसे ही डिवाइस मैनेजर ओपन हुआ तो इसने 2 ऑप्शन दे दिए, फिजिकल एंड वर्चुअल, ठीक है। दिस इज योर वर्चुअल पार्ट, दिस इज योर फिजिकल पार्ट। अब फिजिकल और वर्चुअल में डिफरेंस क्या है, वही वाला, दिस इज AVD एंड दिस इज ADB, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि वर्चुअल डिवाइस मतलब कि यहाँ पे जो आप क्रिएट करोगे आपके वर्चुअली लैपटॉप के अंदर चलेगी, और फिजिकल मतलब कि जो आपकी रियल डिवाइसेस हैं, जैसे कि मेरे पास में यहाँ पे एक फोन पड़ा है, इसको मेरे को कनेक्ट करना है तो मैं यहाँ पे कनेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। एंड्रॉइड का फोन होना चाहिए। और वर्चुअल कैसे क्रिएट करना है वो भी अभी हम देखेंगे। फिजिकल कैसे पेयर करना है, इसके 2 ऑप्शन होते हैं। 2 ऑप्शन कौन कौन से होते हैं, एक ऑप्शन होता है हमारा नॉर्मल यूएसबी केबल का, और दूसरा ऑप्शन होता है कि आप वाईफाई के थ्रू भी कर सकते हो, ठीक है। तो पहला मैं आपको केबल वाला बताता हूँ। आपको क्या करना है, अपने फोन के अंदर एक सेटिंग को अनेबल करना है विच इज डेवलपर ऑप्शंस, ठीक है। आई होप आप सभी कभी ना कभी उससे यूज टू होंगे, नहीं हुए हैं तो मैं आपको बता देता हूँ आपको क्या करना है। आपको अपने अबाउट फोन में जाना है सेटिंग्स के अंदर, वहां पे आपको सॉफ्टवेयर वर्जन, MIUI वर्जन, सॉफ्टवेयर बेस वर्जन ऐसे करके एक सेटिंग मिलेगी, उसको मल्टीपल टाइम आपको टैप करना है। वहां पे सिर्फ इन्फो लिखा होगा, उसको टैप करते रहना है। तो जैसे ही आप टैप करोगे ना तो आपकी स्क्रीन के इस एरिया में एक टोस्ट आएगा, और वो पॉपअप करेगा, ऐसे टोस्ट आता रहेगा जैसे जैसे आप टैप करोगे। यू आर 4 स्टेप अवे, यू आर 3 स्टेप्स अवे, यू आर 2 स्टेप्स अवे, यू आर 1 स्टेप अवे, कॉन्ग्रेचुलेशन यू आर नाउ अ डेवलपर, ठीक है। ऐसे करके एक सेटिंग अनलॉक हो जाएगी। और अब अगर करते रहोगे ना तो आपको कहेगा नो नीड, आप पहले से ही आपकी सेटिंग अनेबल्ड है। तो अब आपको बैक आना है अपने मेन सेटिंग के अंदर, वहां पे या तो एडिशनल सेटिंग्स या मेन सेटिंग्स में आपको मिल जाएगा। ऊपर सेटिंग में सर्च करने का भी ऑप्शन होता है, तो वहां जाके आप सर्च करोगे ना डेवलपर ऑप्शन, कर्ली ब्रैकेट ओपन कर्ली ब्रैकेट क्लोज, ऐसा उसका लोगो होता है, ठीक है। ऐसा गोल बना हुआ होगा, अंदर कर्ली ब्रैकेट ओपन कर्ली ब्रैकेट क्लोज होगा, तो वो जो लोगो है उसके आगे डेवलपर ऑप्शन लिखा होगा, उसके अंदर आपको चले जाना है। जैसे आप उसमें जाओगे तो आप
वो तो ऑन कर दिया आपने डेवलपर ऑप्शन, लेकिन उसमें एक सेटिंग होगी जिसको हम कहते हैं यूएसबी डिबगिंग। ठीक है, तो अगर आपका नॉर्मल जैसे आपने सेटअप किया तो वहाँ यूएसबी डिबगिंग तो आएगा ही, लेकिन अगर आपका 11 या 11 से अबव वर्जन है एंड्रॉइड के अंदर, तो वहां पाओगे एक दो सेटिंग के नीचे एक वाईफाई डिबगिंग भी होगा। ठीक है, तो अब इन दोनों का कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर आपके पास में यूएसबी केबल है, आपके पास में फोन है, तो आप उसको कैसे कनेक्ट कर सकते हो? आप क्या करोगे, वहां पे जाके यूएसबी डिबगिंग को ऑन करना है। फिर थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करोगे ना, तो यूएसबी रिलेटेड कुछ और भी सेटिंग हो सकती है, जैसे एमआई और वीवो के ऐप अगर आप यूज करते हो तो वहां पे दो तीन सेटिंग्स ऑन होती है, इंस्टॉल वाया यूएसबी, रिकॉग्नाइज वाया यूएसबी। तो यूएसबी रिलेटेड जितनी भी एप्स के जो भी सेटिंग्स है उनको ऑन कर देना, ताकि आपको इंस्टॉलेशन के वक्त प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अब जब अपने यूएसबी केबल को आप कनेक्ट करोगे, ठीक है, और वो यूएसबी डिबगिंग ऑन है, तो ये ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई करेगा कौन सी डिवाइस की बात की जा रही है, और वो डिवाइस ना यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगी आपकी। ठीक है, ये हुआ यूएसबी डिबगिंग के थ्रू। सिंपल सा यूएसबी केबल आपने लगाया, और आजकल मेरे ख्याल से सभी के पास में यूएसबी केबल होती है, क्योंकि अब अलग नहीं रहा, क्योंकि अब आपके चार्जर के साथ में आपको यूएसबी केबल मिल जाती है। चार्जर अलग आता है, उसके साथ में केबल आती है जिससे आप चार्ज भी कर सकते हो, और उसी केबल को यूज करते हुए आप लैपटॉप से भी कनेक्ट होते हो। ठीक है, तो इस तरीके से कर सकते हो। अब अगर आपने पाया कि अगर आपके वर्जन 11 या 11 से अबव है, तो आप वहां पे नीचे एक वाईफाई डिबगिंग का भी कॉन्सेप्ट पाओगे। तो अगर आपके पास में वाईफाई का कॉन्सेप्ट है, वाईफाई का कॉन्सेप्ट कैसे कि अगर आपके पास में एक तीसरी डिवाइस और है, या वाईफाई लगा हुआ है घर में, या जहां भी आप प्रैक्टिस करते हो, तो आपको अपने लैपटॉप को या पीसी को उस वाईफाई से कनेक्ट करना है, और अपने मोबाइल को भी उसी वाईफाई से कनेक्ट करना है। या आप क्या कर सकते हो, एक हॉटस्पॉट बना सकते हो तीसरी डिवाइस पे। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जब आप एक को हॉटस्पॉट बना के दोनों को उससे कनेक्ट करवाओगे ना, तो वहां पे कई बार डिस्कनेक्शन के इश्यूज आते हैं। तो इस केस में एडवाइस रहता है कि आप क्या करो, कॉमन प्लेटफॉर्म पे कनेक्ट हो जाओ। यानी कि एक तीसरा मोबाइल है या एक तीसरा पर्सन है, उसका मोबाइल है, उसका हॉटस्पॉट ऑन किया, इंटरनेट की जरूरत नहीं होगी, सिर्फ हमको वाईफाई नेटवर्क से पोर्ट एड्रेस लिंक करना है, आईपी सेम करके हम कनेक्टिविटी बनाते हैं। तो ये भी यही करेगा। ठीक है, तो वहां पे क्या ऑप्शन होगा कि वहां पे आपका वो जो तीसरा बंदा होगा वो हॉटस्पॉट क्रिएट करेगा। हॉटस्पॉट क्रिएट करते ही आप भी कनेक्ट हो जाओगे, और आप अपने लैपटॉप या पीसी को बोलोगे कि तुम भी इस वाईफाई से कनेक्ट हो जाओ। ठीक है, अब आप बोलोगे यार लैपटॉप में तो वाईफाई का ऑप्शन होता है, पीसी में नहीं होता है। तो अगर आपको पीसी में करना है तो एक छोटा सा यूएसबी केबल, यूएसबी आता है, पेन ड्राइव टाइप। ठीक है, तो उसको आप इंजेक्ट करोगे ना, और एक इंस्टॉलेशन आएगा उसका, तो वो इंस्टॉल करना होगा, तो वो डिवाइस जो है रेडी हो जाएगी, तो वो आपकी पीसी को भी ना वाईफाई अनेबल कर देगा। तो आपके पीसी में एक नई सेटिंग अनलॉक हो जाएगी वाईफाई की, तो वहां से आप वाईफाई कनेक्ट कर सकते हो उस पर्टिकुलर पेन ड्राइव से, अगर आप यूज करते हो। हालांकि अब जो नए पीसीज आ रहे हैं, स्मार्ट पीसीज आ रहे हैं, उनमें वाईफाई का ऑप्शन आता है, नहीं तो ऐसे एडिशनल डिवाइसेस आपको कनेक्ट करनी होगी, जिससे कि आप अपने पीसी को भी, सिस्टम को भी वो वाईफाई इंटीग्रेट कर सकते हो। ठीक है, ये अगर आपको नहीं करना तो आप यूएसबी केबल से भी कर सकते हो। ये तो मैं आपको ऑप्शन बता रहा हूँ कि आपको केबल में एक रेंज हो जाएगी। अब जब वाईफाई में होंगे ना, तो वाईफाई की रेंज थोड़ी बढ़ जाएगी, आपको केबल हर समय कनेक्टेड नहीं रखनी है। कई बार केबल लूज भी होती है, आप इंस्टॉल कर रहे हो, केबल लूज हुई, हल्का सा भी डिस्कनेक्शन हुआ, तो वो इंस्टॉल नहीं होगा। तो उस केस में बेटर क्या है कि आप वाईफाई से कनेक्ट कर लो। एक बार कनेक्शन बिल्ड होने के बाद में आप जितनी बार रन करोगे, वो ऑटोमेटिकली आपके फोन को, डिवाइस को पकड़ लेगा और वहां पे इंस्टॉल कर देगा, और ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। ऐसा नहीं है कि यूएसबी में जल्दी हो जाएगा, वाईफाई में कम टाइम, ज्यादा टाइम लगेगा, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, बट कैसे करना है ये मैंने आपको बता दिया है। वाईफाई उसमें भी कनेक्ट होगा एक कॉमन से, इसमें भी लैपटॉप में भी कनेक्ट होगा एक कॉमन से। और फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना है फिजिकल के अंदर। फिजिकल में देखो आपको ऑप्शन मिल रहा है पेयर यूजिंग वाईफाई। वाईफाई डिबगिंग पे जब आप टैप करोगे ना, उसके अंदर भी एक सेटिंग है, वहां पे भी आएगा पेयर वाया वाईफाई और पेयर वाया कोड। ठीक है, मतलब पेयर वाया क्यूआर और पेयर पेयर वाया कोड। जैसे आप इस पे टैप करोगे तो दोनों ऑप्शन आ जाएंगे आपके पास में। बेटर है कि आप कोड कोड की जगह क्यूआर कोड को यूज करो। इसमें आपको पेयरिंग कोड वहां से जो जनरेट होगा वो मिलेगा, वो यहाँ टैप करना होगा, यहाँ से जो मिलेगा वहां टैप करना होगा, फिर आपका कनेक्टिविटी बनेगा। इससे अच्छा आप सीधा क्यूआर कोड लो, वहां पे भी क्यूआर स्कैनर आ जाएगा ऑटोमेटिकली उस सेटिंग में भी। आप अपने फोन को ले जाओगे सामने कैमरा के थ्रू, और वो स्कैन हो जाएगा, स्कैन होते ही यहाँ पे कनेक्टिविटी बनेगी, और कनेक्टिविटी बनते ही इस जगह पे वो डिवाइस आ जाएगी। जैसे ये मेरी डिवाइस है, तो यहाँ पे इसके आगे ना ग्रीन डॉट आ जाएगा कनेक्शन होने के बाद में। ठीक है, ये मेरी डिवाइसेस बता रहा है कि पास्ट में ये डिवाइसेस आपके फोन इस एंड्रॉइड स्टूडियो से कनेक्ट हुई है, आप चाहो तो उसको डिलीट भी कर सकते हो। ठीक है, अब ये ऐसा होने से क्या होता है कि अगर आपने एक बार कनेक्शन बना लिया तो एक बार के लिए टाइम लगेगा, हो सकता है कि एक बार इनिशियली 1-2 मिनट लगे। नेक्स्ट टाइम जब भी आप अपने फोन के अंदर वाईफाई डिबगिंग ऑन करोगे और यहाँ पे ऑटोमेटिकली है, तो अपने आप पेयर कर लेगा, आपको बार बार पेयर करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे ही वाईफाई दोनों सेम पे आए और आपने वाईफाई डिबगिंग ऑन किया, तो ये यहाँ पे आगे इसके ग्रीन आ जाएगा, और ऊपर आपके फोन के अंदर एक नोटिफिकेशन आ जाएगा, कनेक्टेड यूएसबी डिबगिंग, वाईफाई यूएसबी डिबगिंग कनेक्टेड विद दिस। ठीक है, तो आपके फोन को भी पता लग जाएगा कि भाई यहाँ से हम कनेक्ट हो चुके हैं। ठीक है, और फिर आपका जो डिवाइस होगा ना, उसका जो भी मॉडल नेम है,
जैसे आप यहाँ देखो मेरे मॉडल नेम जो भी है, जैसे सैमसंग है तो सैमसंग का कौन सा मॉडल है, SM9N970F। ठीक है, इसमें कौन सा एंड्रॉइड वर्जन है, एंड्रॉइड वर्जन है 12। तो ये आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको दिखने लग जाएगा इस जगह पे, और यहाँ पे भी आप ड्रॉप डाउन में जाओगे ना तो आपको सारी डिवाइसेस बता देगा जो भी ऑप्शंस अवेलेबल है इसके पास में, जिसपे आपको रन करवा सकते हो। और फिर आपको सिंपल सा क्या करना है, इस पे टैप करना है, टैप करते ही वो आपके रियल डिवाइस पे चल जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि यार वर्चुअल डिवाइस पे कैसे चलाए। तो वर्चुअल डिवाइस के लिए कुछ नहीं करना है, हालांकि वर्चुअल की एक डिटेल क्लास भी होगी जब मैं उसका यूजेस बताऊंगा, अभी मैं आपको क्रिएट करना सिखा रहा हूँ। ठीक है, यूजेस इन द सेंस क्रिएट करने के बाद में आप अपने वर्चुअल डिवाइस पे किस तरीके से एक्सटेंसिवली उसको यूज करवा सकते हो, जैसे कि उसका इंटरनेट स्लो करवाना, इंटरनेट ज्यादा करवाना। अब हालांकि उसमें इंटरनेट स्लो ज्यादा करने से क्या होगा, कुछ नहीं होगा, बट हम एक टेस्ट कर सकते हैं कि अगर हमारी ऐप किसी ऐसे फोन में चले जहां पे इंटरनेट स्लो हो, तो क्या हमारे ऐप में लिखा हुआ कोड एग्जीक्यूट हो पा रहा है। मतलब हमको एक कंडीशन भी लगानी पड़ेगी, अगर लेटेंसी इतनी आ रही है तो हम इस तरीके से मैनेज करेंगे या ये करेंगे, तो हमारा कोड कैसे वर्क कर रहा है वो टेस्टिंग भी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो वर्चुअल वहां पे भी काम में आता है। तो बहुत सारी चीजें वर्चुअल प्रोवाइड करता है जिसको आप कस्टमाइज कर सकते हो अपने वर्चुअल डिवाइस के ऊपर, और अलग अलग सिनेरियोज को अपने माइंड में क्रिएट करके उन सिनेरियोज के ऊपर भी अपने ऐप को टेस्ट करके देख सकते हो कि अगर चार्जिंग परसेंट 5% हुआ, तो उस केस में अगर मैंने कोई काम चालू कर दिया अपने ऐप के अंदर, तो मेरे को रोकना है कि आपका बैटरी लेवल 5% से बिलो है, आपका बैटरी लेवल होना चाहिए मिनिमम 15% टू एग्जीक्यूट दिस टास्क। होता है ना ऐसा, जब आपको भी नया अपडेट आता है और अपडेट पे जा रहे होते तो मना कर देता है, भाई साहब अभी अपडेट नहीं कर सकते आप क्योंकि आपका बैटरी लेवल बहुत लो है, और अपडेशन के प्रोसेस में हो सकता है कि आपका बैटरी खत्म हो जाए, तो ये बीच में अटक जाएगा। तो इससे अच्छा है कि पहले आप चार्ज करो या चार्जर में लगा दो। और टू बी वेरी स्पेसिफिक, चार्जर के साथ भी नहीं करता है वो क्या करता है, 15% एटलीस्ट होगा, उसके बाद ही मैं प्रोसीड करूंगा, चार्ज होने के बाद ही। ठीक है, तो वो अगर आपको अपने ऐप में लगाना है तो वो कोड लगा सकते हो, बट टेस्ट कहाँ करोगे, तो टेस्ट करने के लिए आप वर्चुअल डिवाइस पे भी टेस्टिंग कर सकते हो, ये वाले कंडीशंस क्रिएट करके। ठीक है, तो अब वर्चुअल डिवाइस पे आते हैं। अब देखो आप यहाँ पे मैंने 4-5 वर्चुअल डिवाइसेस क्रिएट कर रखे हैं, तो मैं एक और क्रिएट करके दिखाता हूँ। यहाँ पे जैसे ही मैं टैप करूंगा क्रिएट वर्चुअल डिवाइस, तो ये हमारी एक स्क्रीन आ जाएगी सामने। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास में बहुत सारे ऑप्शंस हैं कि आपको किसके लिए क्रिएट करना है, टैबलेट क्रिएट करना है, या आपको वॉच क्रिएट करना है, वॉच का वर्चुअल डिवाइस क्रिएट करना है, या डेस्कटॉप का क्रिएट करना है, या टीवी का करना है, या ऑटोमोटिव का करना है, यानी कि जो कार्स में स्क्रीन होती है उनके लिए आपको ऐप डेवलप करना है, मतलब वर्चुअल डिवाइस क्रिएट करना है। तो हम फोन पे चला के देख रहे हैं, तो फोन का हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और इतने सारे ऑप्शन आएंगे हमारे पास में। इन ऑप्शंस में ना एक है प्ले स्टोर, इसका मतलब जिसके आगे ये लोगो बना हुआ है, मतलब इन फोन्स के अंदर आपको बाय डिफॉल्ट प्ले स्टोर, प्ले सर्विसेज की जितनी भी सर्विसेज आती हैं, जैसे मैप हो गया, जो भी गूगल के एप्स आती है ना, वो सारी की सारी वो इनमें मिलेगी आपको। जिनके आगे नहीं है उनमें वो ऑप्शंस नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ये आपको आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको इनकी रिक्वायरमेंट है कि नहीं है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस में हम रिक्वायरमेंट रहती है तो हम सेलेक्ट करते हैं। देन साइजेस, साइजेस होती है आपकी डायगनली, वही फोन की साइज कितनी है, तो ये फोन की साइज बता रहा है डायगनली। ठीक है, देन रिजोल्यूशन कितना है, देन डेंसिटी कितना है। ठीक है, तो ये आप उनके बेसिस पे भी देख सकते हो। और एक नई चीज आई है इसमें, रीसाइजेबल एक्सपेरिमेंटल। ये भी एक्सपेरिमेंटल मोड में है, इसमें प्रॉब्लम्स हो सकती है, बट इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि फिर इनका रोल खत्म हो जाएगा। आप एक नॉर्मल बंदा क्या करता है, टेस्ट करता है डिफरेंट डिफरेंट साइजेस के ऊपर कि भाई छोटे फोन पे कैसा दिख रहा है, बड़े फोन पे कैसा दिख रहा है। अब आप सोचो कि यार मेरे पास तो एक ही फोन है जो एक मीडियम साइज का है, तो मैं वहां पे रन कर लूंगा, मेरे फ्रेंड के पास भी होगा मोस्ट ऑफ द केसेस में मीडियम साइज का ही या थोड़ी लार्ज स्क्रीन का, बट मैं सारे साइजेस को टेस्ट नहीं कर पाऊंगा। तो उस केस में वो हमको एक रिसाइजेबल हमको ऑप्शन प्रोवाइड कर रहा है, जिससे कि हमारे एंड्रॉइड वो जो एंड्रॉइड वर्चुअल डिवाइस आएगी उसको रन टाइम में हम छोटा बड़ा कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ ये कहाँ कॉन्सेप्ट कैसे आता है। आपने अगर मल्टी विंडो यूज किया है अपने फोन के अंदर, किया है किसी ने मल्टी विंडो? मल्टी विंडो के बारे में पता है आप लोगों को? आजकल जी ऑप्शन सर। आता है मल्टी विंडो का। तो मल्टी विंडो में जब आप जाते हैं ना तो आप अपने यस यस यश, हेलो, ओके, यस सर करा है। करा है ना। तो उसमें आप देखोगे कि जब मल्टी विंडो में ओपन किया ना, तो ऊपर ऑप्शन आता है जिससे आप छोटा कर सकते हो उस ऐप की साइज को। वो एक्चुअल में आपको आधा करके दिखा देता है मल्टी विंडो में। ठीक है, नीचे दूसरा ऐप दिखेगा, मतलब आपके फोन के ऊपर एक ही स्क्रीन पे आधे में एक ऐप दिख रहा होगा और आधे में दूसरा ऐप दिख रहा होगा। ठीक है, अब आप चाहो तो उस पर्टिकुलर विंडो को और छोटा कर सकते हो। ठीक है, और उसको छोटा बड़ा करके देख सकते हो।
ठीक है। तो ये वही सेम चीज है कि ये यहाँ पे क्या करेगा, उनके ऐप की जो डायमेंशंस है उनको छोटा बड़ा करने की कोशिश करेगा। तो वो छोटा बड़ा होगा ना, तो अपन टेस्ट कर पाएंगे छोटे फोन पे कैसा दिखेगा, बड़े फोन पे कैसा दिखेगा, यहाँ पे क्या कट रहा है। तो मैं इसके हिसाब से उसको मैनेज करूँ ताकि मेरी जो ऐप है वो स्क्रीन एडेप्टिव बन जाए, ताकि यूनिवर्सली किसी भी ऐप के ऊपर, सॉरी किसी भी फोन के ऊपर, फोन साइज के ऊपर मेरी ऐप अच्छे से परफॉर्म कर सके। ठीक है। तो ये पहले ऑप्शन नहीं था, ये भी रिसेंटली आया है। बाकी हमारे अगर हमको ऐसा करना होता ना तो हम क्या करते हैं, एक 5 की रेंज में, एक 6 की रेंज में, एक उससे छोटे की रेंज में, 4 की रेंज में, एक 3 की रेंज में, ऐसे अलग अलग वर्चुअल डिवाइस क्रिएट करते हैं, उन पे चला के देखते हैं कैसा चल रहा है। ठीक है। तो हम यहाँ पे रिसाइजेबल वाला भी यूज कर सकते हैं। और ये जो आपको फोन के डमी जो मिलेंगे ना नाम, वो गूगल के ही मिलेंगे। पहले यहाँ पे सैमसंग के जो वर्जन आते थे वो दिखते थे, अब बंद कैसे यहाँ पे उन्होंने अपने नाम क्यों ले लिए, क्योंकि अब ये गूगल भी प्रोडक्शन करता है। हालांकि अब तो ये बहुत रेयर करने लग गया है, बट इनिशियली इसने स्टार्ट किया था। नेक्सस, पिक्सल, ये सारे वही ऑप्शन दे रहा है यहाँ पे आपको। ठीक है। क्योंकि उसके पास में है क्या, जब मेरा ही क्योंकि यहाँ पे फर्क किससे पड़ता है, फर्क पड़ता है मेन जो स्क्रीन पे दिख रहा है। तो स्क्रीन पे तो कोई फर्क आएगा ही नहीं, ये जो आप सेलेक्ट कर रहे हो ना, ये मेनली साइजेस के लिए है। तो अब ये पिक्सल 6 करने से क्या होगा, जो पिक्सल 6 का जो स्किन होता है, जैसे फोन के अंदर होता है ना कि उसका कैसा दिखना, फोन कैसा दिखने में, तो वो फोन दिखेगा पिक्सल 6 जैसा आपको दिखेगा। पिक्सल 6 प्रो में आपको पिक्सल 6 प्रो जैसा दिखेगा, जिसको कहते हैं हम स्किन। वर्चुअल डिवाइस की जो स्किन होगी वो इस तरीके की दिखेगी। ठीक है। तो ये मेन माइंड सेट आपको यहाँ रखना है कि आपको साइज कौन सी लेनी है, और डेंसिटी रिजोल्यूशन क्या रखने हैं। और अगर आपको प्ले स्टोर चाहिए तो प्ले स्टोर वाला लेना है। तो इस पर हमने टैप कर दिया। इस पर टैप करने के बाद में आपको न्यू करना है, नेटवर्क पे, इंटरनेट पे कोई मिल जाए तो आप इसको यहाँ पे भी इंपोर्ट कर सकते हो। ऐसा कोई ऑप्शन, कोई जरूरी नहीं है कि आप यही लो। आपको लगता है कि यार मेरे को तो सैमसंग गैलेक्सी का फोन एज अ वर्चुअल डिवाइस करना है, तो अगर आपको मार्केट में अवेलेबल होता है उसका पूरा प्रोफाइल, तो आप पूरा का पूरा डाउनलोड कर सकते हो और यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हो। ठीक है। तो हम यहाँ पे कर, हालांकि इतना फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। ये सिर्फ मेन चीज हमारा ये है कि हम स्क्रीन साइजेस को टेस्ट करते हैं। हम बस एक रियल डिवाइस नहीं है तो हम वर्चुअली कैसे हमारी ऐप को चला के देख सकते हैं, वो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। फिर हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट करते ही ऑब्वियसली बात है कि यार आपने अपना डिवाइस तो सेलेक्ट कर लिया, लेकिन डिवाइस में कौन सा ओएस होगा वो यहाँ पे इस भाई साहब को बताना है। ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि मैंने जो टिरामिसू है, जो लेटेस्ट स्टेबल वर्जन है जो मार्केट में भी लॉन्च हो चुका है, दिस इज 13 वाला, तो ये मैंने सेलेक्ट कर रखा है। ठीक है। एंड्रॉइड 13। अभी आप देखोगे ये दो नए आए हैं। ठीक है। आप इनको भी यूज कर सकते हो, अपसाइड डाउन केक। ठीक है। ये टिरामिसू का कोई अपडेट आया है। और ये हमारा जो नया यू नाम से जो आएगा, अपसाइड डाउन केक, एपीआई लेवल 14 होगा, ये मतलब वर्जन 14 होगा। ठीक है। तब इनमें से कोई भी डाउनलोड कर सकते हो। पाई पे भी चला के देखना है, क्यू पे भी चला के देखना है, आर पे भी चला के देखना है। मतलब ये डिफरेंट वर्जन वो आपको दे रहा है ओएस के। कई बार ऐसा हो सकता है ना कि यार आपके फोन में तो सही चल रहा है, लेकिन जिसके फोन में क्यू वर्जन है या पाई वर्जन है, उसके में दिक्कत कर रही है। तो क्या दिक्कत कर रही है मेरे को ये तो नहीं पता। हालांकि हम आगे फायरबेस को यूज करते हुए क्रैश एनालिटिक्स होगा वो भी लगाएंगे, जिससे कि हमारी ऐप पे हम कंटिन्यूसली मॉनिटर कर सके कि किस पर्टिकुलर डिवाइस के ऊपर, किस पर्टिकुलर ओएस के अंदर, किस जगह पे क्या एरर लॉग के साथ में हमारी ऐप क्रैश हुई है। तो ये हमको वो मेल के थ्रू बता देगा, अगर हमने हमारे फायरबेस के अंदर फायरबेस एनालिटिक्स करके एक ऑप्शन होता है, अगर वो ऐप में इंटीग्रेट कर रखा है तो। ठीक है। लेकिन अभी के लिए अगर मेरे को इसके हिसाब से चेक करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, वही एनवायरमेंट क्रिएट करने की कोशिश करूंगा कि यार मेरे फ्रेंड के लैप फोन के अंदर पाई वर्जन था और पाई के अंदर ये ऐप क्रैश हो रही है। तो मैं क्या करूंगा, मैं एक ऐसा वर्चुअल डिवाइस क्रिएट करूंगा जिसमें पाई वर्जन हो। मेरे फोन में तो वो पाई वर्जन है नहीं, ऑफिस के फोन में भी नहीं है। तो यहाँ से मैं पाई को क्या करूंगा, डाउनलोड करूंगा। ये देखो, ये डाउनलोड स्टार्ट हुआ, ये पूरा ऐसा विंडो है। ठीक है। और ये नियर अबाउट 797 कुछ 1 GB तक के भी होंगे। मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ क्योंकि मैंने एक कर रखा है डाउनलोड, विच इज टिरामिसू। ठीक है। और यहाँ पे अभी देखो इंटरनेट प्रॉपर होगा ना, मतलब इंटरनेट प्रॉपर है, लेकिन ये रिफ्रेश करना पड़ेगा। तो आपको सारे डिवाइसेस भी, मतलब सारे भी रिफ्रेश कर रहा है, सारी इमेजेस फाइल भी दिखाएगा आपको। ठीक है। तो आपको आपके केस में ना कोई भी डाउनलोडेड नहीं होगा, तो सबके आगे डाउनलोड का ऐसा एरो बना हुआ होगा। तो आपको एक वर्जन को क्या कर लेना होगा, डाउनलोड कर लेना होगा। ठीक है। जैसे कि मैंने टिरामिसू को कर रखा है तो मैं टिरामिसू को सिलेक्ट करूंगा और नेक्स्ट कर दूंगा। नेक्स्ट करने के बाद में ये पूछ रहा है कि एवीडी का नाम क्या रखना है। अब कई लोग क्या करते हैं, रॉनक्स एवीडी, XYZ एवीडी। अब इससे क्या होता है ना, मेन चीज क्या है, मेन चीज इसका नाम ही तो है कि भाई हमको ये डिवाइस पे रन करना है। वो डिवाइस कौन सी है वो याद कैसे होगी कि यार पिक्सल 4 की साइज ये थी, आप इस तरीके से याद रख सकते हो ना, उसमें एपीआई लेवल कौन सा है। तो जब भी आप मल्टीपल वर्चुअल डिवाइसेस बना रहे हो टेस्टिंग के लिए, तो उनका नाम ऐसा ही रहने दो, ये बेटर तरीका है। ऐसा नहीं कि आपने ए डिवाइस, बी डिवाइस, सी डिवाइस कुछ भी नाम रख दिया, तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो कि ये कौन सा है। आपको जाके सेटिंग्स में देखना पड़ेगा कि इसका कौन सा स्किन है, इसकी क्या डायमेंशन है और इसका कौन सा ओएस है।
तो इससे बेटर है नाम से ही पता लग जाए कि इसमें कौन सा ओएस है और ये कौन सी स्किन के साथ में आ रहा है, कौन सा डायमेंशन है। चाहो तो यहाँ डायमेंशन भी लगा सकते हो, ठीक है। तो ये जो ऑप्शन हम सेलेक्ट करके आए वो आ गए। फिर ये कह रहा है स्टार्टअप ओरिएंटेशन आपको क्या रखना है, पोर्ट्रेट रखना है या लैंडस्केप रखना है। तो जैसे ये ओपन होगा हमारा वर्चुअल डिवाइस, तो ये ऐसे ओपन होना चाहिए लैंडस्केप मोड में इस तरीके से, या पोर्ट्रेट मोड में ओपन होना चाहिए। तो अगर आपकी ऐप लैंडस्केप बेस्ड है तो आप इसको कर सकते हो, अगर आपकी ऐप पोर्ट्रेट बेस्ड है तो पोर्ट्रेट कर सकते हो। और वहां पे ऑप्शन आता है, वहां पे रोटेशन का ऑप्शन आता है, तो आप रोटेट कर सकते हो रन टाइम में स्क्रीन को। तो ये ऑप्शन है आपके पास में। और मोस्टली केसेस में हमारी जो ऐप ज्यादातर चलती है वो पोर्ट्रेट में ज्यादा चलती है। हम एक ऑप्शन देते हैं लैंडस्केप का भी, यूजर सोते सोते चला रहा है या लैंडस्केप मोड में चला रहा है तो वो चला पाए हमारी ऐप को। कई ऐप्स ये भी ब्लॉक कर देती है, अगर आपने देखा हो तो। आप कितना भी इंस्टाग्राम को रोटेट करके देख लो, रोटेट नहीं होगा, वो आपको पोर्ट्रेट मोड में दिखेगा, लैंडस्केप में नहीं दिखेगा। फेसबुक को देखो, तो अगर आपका स्क्रीन ओरिएंटेशन ऑफ नहीं है, स्क्रीन ओरिएंटेशन ऑन है, तो जैसे ही आप सो जाओगे ना फेसबुक को चलाते चलाते और फोन इस डायरेक्शन में आ गया, तो आपका फेसबुक ना लैंडस्केप ओरिएंटेशन के साथ में आ जाएगा। लिंक्डइन में भी देखोगे आप, व्हाट्सएप में भी देखोगे, इन सब जगह पे भी लैंडस्केप डिजाइन है, तो लैंडस्केप डिजाइन का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसके लिए आपको एक सेटिंग होती है फोन के अंदर जिसमें आप ओरिएंटेशन लॉक कर सकते हो और ओरिएंटेशन का लॉक ऑफ कर सकते हो। तो लॉक करोगे तो आप मोड को चेंज नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर आप वो ऑफ ऑफ कर दोगे ना लॉक को, तो फिर आप अपने फोन को मोड को चेंज कर सकते हो। अगर आपने ऐसे किया तो आपका लैंडस्केप मोड में आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे ग्राफिक्स आ रहे हैं हमारे पास में, वीडियो प्लेयर्स टाइप एप्स में लैंडस्केप यूज होता है, राइट सर। हाँ, वीडियो प्लेयर्स में हमारी पास में सेटिंग्स होती है, हम रन टाइम में हमारा ऐप भले ही लैंडस्केप मोड में ना हो, हम फुल स्क्रीन पे वीडियो को लैंडस्केप मोड में दिखा सकते हैं। वो आप देखते हो ना कि वीडियो ऐप चल रही है, उसमें नीचे एक फुल स्क्रीन का एक ऑप्शन होता है राइट में, जैसे उस पर टैप करते हो तो वो आपका लैंडस्केप ओरिएंटेशन कर देता है। बाकी टाइम में आपका जो ओरिएंटेशन है वो लॉक्ड रहता है। तो उस केस में हम मैन्युअली हमारे डिजाइन को इस तरीके से बना सकते हैं कि यूजर को लगे यार ये तो ऐसा ही चलेगा, तो यूजर को अपने फोन को घुमाना पड़ेगा। तो वो कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। तो वो चीज आप रन टाइम में कर सकते हो कि मेरे को किस तरीके से दिखाना है इसको। अब यहाँ पे आता है ये ग्राफिक्स एमुलेटेड परफॉर्मेंस। तो बाय डिफॉल्ट आपको चेंज करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा, एडवांस में ये ऑप्शन मिलेगा। ग्राफिक्स के अंदर क्या होता है, दो तरह के ग्राफिक्स होते हैं, एक तो सॉफ्टवेयर ओरिएंटेड होता है और एक आपके हार्डवेयर ओरिएंटेड होता है। तो सॉफ्टवेयर ओरिएंटेड क्या होंगे, कुछ आपके ज्यादा तो जो आपको बेनिफिट मिलेगा वो हार्डवेयर से मिलेगा, क्योंकि आपके कुछ ग्राफिक कार्ड अगर आपने एडिशनली लगा रखे हैं तो उसमें आपको एक स्मूथनेस मिलेगी वर्चुअल डिवाइस के अंदर। बट आप इसको ऑटोमेटिक कर सकते हो। ये वही सेम चीज है जब आप गेम चलाते हो, तो गेम में आपसे वो पूछता है कि आप इंटेल वाला ग्राफिक कार्ड यूज करना चाहते हो या आप अपना खुद का जो एक्सटर्नल आपने ग्राफिक कार्ड लगाया है एनवीडिया का या जिसका भी एएमडी का, उसको यूज करना चाहते हो। तो वहां पे आप सेलेक्ट करते हो कि नहीं, ये वाला हार्डवेयर वाला जो हमने सेलेक्ट किया है इसको यूज करना है ताकि हमारा परफॉर्मेंस और ज्यादा अच्छा हो, फ्रेम्स पर सेकंड स्मूथ हो। तो उस केस में ये ऑप्शन आता है, ठीक है। देन यहाँ पे अनेबल डिवाइस फ्रेम का मतलब क्या है कि आपको सिर्फ स्क्रीन दिखेगी। अगर आप डिवाइस फ्रेम को अनेबल कर दोगे तो एक ऐसा दिखेगा सच में फोन की स्क्रीन आ रही है, उसके अंदर स्क्रीन है, तो आपको ऐसा लगेगा सच में फोन ओपन हुआ है। यहाँ पे क्या होगा, अगर आप ये अनेबल नहीं करोगे, इसको अनचेक कर दोगे, तो सिर्फ स्क्रीन दिखेगी, ठीक है, फोन की स्क्रीन दिखेगी, विद डिवाइस नहीं दिखेगा, ठीक है। तो एक रियलिस्टिक लुक देने के लिए, समझ रहे हो ना, ये जो व्हाइट स्क्रीन दिख रही है ना यहाँ पे देखो, व्हाइट बॉक्स है, सिर्फ ये दिखेगा अगर आपने इसको हटा दिया तो। और अगर अनेबल रखोगे तो ये जो ब्लैक बॉडी पार्ट भी है ना ये भी दिखेगा साथ में, ठीक है। एक फील देने के लिए एक ऐप चल रहा है, एक फोन चल रहा है, ठीक है। फिर हम आते हैं एडवांस सेटिंग्स में, और ये प्रिस्क्राइब्ड एडवांस सेटिंग्स में छेड़ने की जरूरत नहीं है, चेंजेस करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। अगर आपको बहुत ही ज्यादा एक्सटेंसिबल अपडेट करना है वर्चुअल डिवाइस के अंदर तो आप एडवांस सेटिंग्स में जाओगे और चेंजेस करोगे। अब वो एडवांस सेटिंग्स क्या है, तो ये पूछ रहा है यार जो वर्चुअल डिवाइस होगा उसमें कैमरा कैसे यूज करोगे आप। तो ये फ्रंट कैमरा बैक कैमरा में आपको क्या करना है, तो यहाँ पे आपके पास में अगर आपका डेस्कटॉप है तो वहां कोई ऑप्शन नहीं होगा, वहां पे आपके पास में एक होगा अगर आपने कैमरा लगा रखा हो, जो नॉर्मल कैमरा होता है ना आपके, छोटे से कैमराज आते हैं इनपुट के लिए, लैपटॉप में तो आपको इनबिल्ट कैमरा का ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पे देखो वेबकैम, हाँ वेबकैम आते हैं, तो आप ऐसे इंस्टॉल करते हो डेस्कटॉप के लिए और वेबकैम अपने पास में रखते हो। कोई भी अगर मीटिंग में आपको अपना वीडियो देना है, दिखाना है, तो वहां पे वेबकैम की जरूरत पड़ती है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट नहीं आता है आपकी स्क्रीन के अंदर। जब आप पीसी की बात कर रहा हूँ मैं, लैपटॉप की अगर हम बात करें तो वहां पे इनबिल्ट आपको मिलेगा स्क्रीन के अंदर ऊपर की तरफ, सबसे टॉप बॉटम के अंदर, सॉरी टॉप सेंटर के अंदर, वहां पे आपका कैमरा होगा। तो ये पूछ रहा है कि यार फ्रंट कैमरा में क्या ओपन करवाना है, बैक कैमरा में क्या ओपन करवाना है। तो ये बाकी चीजें क्या है, देखो नन में कुछ भी नहीं ओपन होगा। एमुलेटेड में क्या करेगा, एक एमुलेटेड स्क्रीन दिखा देगा कि कैमरा ऐसा है, आप क्लिक करो तो ये पिक्चर कैप्चर हो जाएगी, कैमरा नहीं ओपन होगा। मतलब एक दिखाने के लिए क्या कि सच में कोई कैमरा, मतलब एक सीनरी ओपन हो जाएगी डिफॉल्ट वर्चुअल डिवाइस की, ठीक है। तो आप चेक कर सकते हो कि भाई यार मैं जैसे कैप्चर करूं तो वो सीनरी आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है।
आप चाहो तो यहाँ पे अपना वेब कैम भी ओपन करवा सकते हो। तो जैसे ही मैं कैमरा ओपन करूंगा और फ्रंट कैमरा करूंगा तो मेरा जो लैपटॉप है या पीसी में अगर मैंने वेब कैम कनेक्टिविटी दे रखी है तो अपने आप वो वेब कैम आ जाएगा, ठीक है। और बैक एंड में भी हमारे पास में ये ऑप्शन होते हैं, इसमें एक नया ऑप्शन है वर्चुअल सीन। तो एक वर्चुअल सीन चल रहा होगा, जैसे वीडियो चल रहा है ना, वैसे एक सीन चल रहा होगा ड्राइंग रूम का, जिसमें आपके सोफा लगा हुआ होगा, एक ऐसा लगेगा कि एक एनिमेटेड सीन है तो चल रहा होगा। आप जैसे ही कैप्चर करोगे तो वो कैप्चर हो जाएगा। तो ये बेसिकली आपको वर्चुअल सीन इसलिए दिया जाता है ताकि आपको एक रियलिस्टिक फीलिंग आए कि जब हमारा फोन सच में इस कैमरा को ओपन करेगा तो कैसा होगा। तो हम वर्चुअल डिवाइस में तो हम सिर्फ एक वो सिनेरियो क्रिएट कर सकते हैं। तो ये वही सिनेरियोज है कि आपको क्या करना है। आप चाहो तो यहाँ पे भी वेब कैम यूज कर सकते हो, ठीक है। देन हमारे पास में आता है कि नेटवर्क की स्पीड और लेटेंसी क्या करनी है, फुल रखनी है, इसको चेंज करना है। ये रन टाइम में भी आप चेंज कर सकते हो, चलाते वक्त भी, ठीक है। यही मैं कह रहा था, इसको इतना ज्यादा आप कस्टमाइज कर सकते हो अपने हिसाब से, इसमें आपको किस मोड में रखना है, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपको नेटवर्क के मिलेंगे। देन एमुलेटेड परफॉर्मेंस आ गया, ग्राफिक्स का परफॉर्मेंस आ गया, फिर आता है बूट ऑप्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मैं आपको एसएसडी वाला कॉन्सेप्ट भी बता रहा था ना, वो भी यही है। देखो एसएसडी जो करता है वो क्विक बूट करता है, नॉर्मल जो होता है वो कोल्ड बूट होता है। इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें डिफरेंस ये है कि जो चीज आपको दिखानी है ना, जैसे भी एंड्रॉइड स्टूडियो चल रहा है तो एंड्रॉइड स्टूडियो को चलाने के लिए जो भी चीज रिक्वायर्ड है तो वो एक रन टाइम मेमोरी को कंज्यूम करता है, फिर उन चीजों को सेटअप करके आपको स्क्रीन में सॉफ्टवेयर के थ्रू दिखाता है। तो वैसे ही जब वर्चुअल डिवाइस ओपन होगी तो वो सारी चीजें सेटअप होगी, तो चलने में इसको क्या लग सकता है, टाइम लग सकता है। तो अब वर्चुअल डिवाइस जब भी स्टार्ट होगी ना, कोल्ड बूट अगर होगा, कोल्ड मतलब ठंडा, क्विक बूट मतलब हॉट, तो इनका डिफरेंस क्या है। जैसे कोई एक कूल पर्सन है तो वो क्या करेगा, बहुत लेजीली रिएक्ट करेगा, ठीक है, इट्स ओके, अगर ये है तो भी ठीक है, ये है तो ठीक है, मैं अपने हिसाब से चलूंगा। क्विक बूट क्या होगा, मेरे को इंस्टेंट चाहिए। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि जब आप कोल्ड बूट करोगे तो जितनी बार भी अपने वर्चुअल डिवाइस को चलाओगे तो ऐसा लगेगा कि आपका फोन रीस्टार्ट हो रहा है। मतलब आपका लोगो आएगा एंड्रॉइड का, देन आपका जो जैसे गूगल का नेक्सस वाला जो पिक्सल वाला जो गूगल का लोगो होता है वो आएगा, एंड फिर आपका जो फोन जैसे कि स्टार्ट हुआ है लिखा हुआ आएगा, स्टार्टिंग योर ऑपरेटिंग सिस्टम, स्टार्टिंग योर फोन करके ऐसा आएगा, और फिर आपका वो स्क्रीन दिखने लगेगा, फिर आप उसको रन कर पाओगे। तो ये जो आपका इनिशियली टाइम जा रहा है 5 से 10 मिनट या 2 से 5 मिनट, इसको आप बचा सकते हो और आप क्विक बूट कर सकते हो। तो इसमें क्या हो जाएगा, इधर से एसएसडी वाला कॉन्सेप्ट हो जाएगा। जैसे ही आपने स्टार्ट किया तो जो आपका लास्ट, जहां पे आपने वर्चुअल डिवाइस को क्लोज किया था, वो वहीं से डायरेक्टली उसको ओपन करेगा, ताकि आपका जो स्टार्टिंग वाला जो टाइम है जो कंज्यूम हो रहा था वो बच सके। बट अगर ये चीज वो कर रहा है तो इसकी जो मेमोरी ऑक्यूपाइड होगी जिस जगह पे, जैसे इसकी जो अगर फाइल बनेगी तो वो बनेगी नियर अबाउट 5 GB की, तो इसकी बनेगी तो 10-12 GB की बनेगी, ठीक है। तो अगर आप मेमोरी से कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो कि भाई मेमोरी चलेगी, अगर मेरे पास में स्पेस ज्यादा है तो मैं कर सकता हूँ, देख सकते हो, स्टार्ट एज अ फ्रॉम अ पावर अप कोल्ड बूट के अंदर, क्विक बूट में डायरेक्टली देखो, कोल्ड बूट में स्टार्ट फ्रॉम एज अ पावर अप, क्विक बूट में स्टार्ट फ्रॉम द स्टेट दैट वाज सेव्ड व्हेन द डिवाइस लास्ट एग्जिटेड मतलब जब आपने क्लोज किया था उस समय जो स्टेट था वही स्टेट वापस आ जाएगा। तो स्टेट को स्टोर करके रखता है, तो उसको मेमोरी ज्यादा चाहिए, ज्यादा चाहिएगी, इसलिए इसकी जो साइज बनेगी वो ज्यादा बनेगी, ठीक है। तो मैं प्रीफर करता हूँ क्विक बूट। और अगर आपके पास में स्पेस कम है, स्पेस का प्रॉब्लम है, और मल्टीपल टास्किंग आप कर रहे हो तो आप कोल्ड बूट कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा प्रोसेस लगेगा टाइम स्टार्ट होने में, बट इट विल बी बेटर चॉइस। और नहीं तो आप क्विक बूट का ऑप्शन है ही आपके पास में। देन हमारे पास में रैम, वर्चुअल हीप। देखो अभी ये जो ऑप्शन है ना, ये यहाँ पे ना मेरे को चेंज करने नहीं दे रहा है। क्यों नहीं करने दे रहा है, उसका रीजन बताता हूँ मैं। मेरा जो अबाउट द मैक है इसमें जाऊंगा, और मेरी जो अभी स्पेस है ना वो थोड़ी कम है, देख रहे हो, 6.49 GB अवेलेबल ऑफ 500 GB, ठीक है। ऐसा होता है, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स क्रिएट करते हो और काम कर रहे होते हो, तो मेरे को क्लीन करना था क्योंकि मेरी ऑफलाइन क्लासेस भी होती, तो ऑफलाइन क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स भी रहती है, तो वो नियर अबाउट 10 से 12 GB हो जाती है दिन की। तो वो मैं क्या करता हूँ, अपलोड करने के बाद मैं उनको डिलीट करता हूँ, तो वो अभी मैंने की नहीं है, इस वजह से यहाँ पे काफी ज्यादा स्पेस कम है, ठीक है। तो वो यहाँ पे मेरे को ऑप्शन नहीं दे रहा। आप जाओगे ना तो आपको ये ऑप्शन मिलेगा, इसका भी ऑप्शन मिलेगा, इसको चेंज करने का, इनको चेंज करने का। हालांकि चेंज नहीं करना है, इससे आपका काम बन जाएगा। अगर आपको रिक्वायरमेंट आती है ना तो चेंज करना है कि भाई नहीं, मेरे को तो उसको 4 GB पे चला के देखना है रैम के अंदर, ठीक है। तो उस केस में आप रैम को यहाँ बढ़ा सकते हो। आप वर्चुअल हीप योर रन टाइम मेमोरी, ठीक है। ये रन टाइम मेमोरी जो उसको एलोकेटेड होगी वो इतनी, इसको बढ़ाना चाहो तो इसको भी बढ़ा सकते हो। जो कैशे मेमोरी होती है ना आपकी, वो है ये, ठीक है। देन इंटरनल स्टोरेज को अगर आपको बढ़ाना है तो वो आप बढ़ा सकते हो, ठीक है। चार इंटरनल स्टोरेज होता है ना, जैसे कि रैम और रोम, जब आप फोन को लेते हो तो आता है ना 8 GB रैम एंड 256 GB हार्ड डिस्क, जो आपके लैपटॉप में भी आता है, फोन में भी आता है, ठीक है। जहाँ पे आप डेटा स्टोर करते हो, दिस इज योर 256 या 128 जो आप लेते हो। एंड जो प्रोसेसिंग में काम आती है, आपको मल्टीपल चीजों को चैनलाइज करने में काम आती है, वो होती है हमारी रैम।
तो रैम के बारे में हमने देख लिया, यहाँ पे इंटरनल स्टोरेज आ गया, रोम, एंड देन अगर आपको एसडी कार्ड भी सेटअप करना है, हालांकि इसकी जरूरत नहीं है, ये आप एक वर्चुअली ही बना रहे हो, बट अगर आपको कोई ऐसा काम करना है जिसमें आपको एसडी कार्ड से कुछ ओपन करवाना है एक यूजर के फोन से, मतलब जब ये मेरा ऐप चलेगा तो ये एसडी कार्ड के लोकेशन के डेटा को भी लेके आना चाहिए, ये टेस्टिंग मेरे को करनी है, तो उस केस में मैं अपने वर्चुअल डिवाइस में एसडी कार्ड का भी ऑप्शन दे सकता हूँ। ठीक है, तो रैम डिसेबल्ड है ना, कर सकते हो उसको? हाँ ये चेंज कर सकते हो, मैंने आपको स्पेस बताया ना, तो मेरा स्पेस कम है तो मेरे को ऑप्शन नहीं दे रहा है। ठीक है, ये कल वाली क्लास में मैं आपको क्लीन करके बताऊंगा ना, तो ये आपको ऑप्शन मिल जाएगा, ये आप डिसेबल्ड है या आपके डिसेबल्ड नहीं होगा। ठीक है, या आप इसको अपडेट कर सकते हो, बट मत करना, रिक्वायर्ड नहीं रहता, जब तक कि बहुत फॉरमोस्ट कंडीशन नहीं कि करना ही पड़ेगा, तब तक इसको आप इसके बिना भी कर सकते हो। ठीक है, देन हमारा कस्टम स्किन, यहाँ से हम अपना खुद का स्किन भी डाल सकते हैं, भाई कोई मेरे को तो पिक्सल वाला नहीं चाहिए, मेरे को कोई दूसरा स्क्रीन चाहिए, तो वो भी हम कर सकते हैं। ठीक है, देन अनेबल कीबोर्ड इनपुट, यहाँ पे हमने टिक मार्क कर दिया, हाइड कर देते हैं एडवांस सेटिंग्स और कर देते हैं फिनिश। फिनिश करते ही हमारी एक वर्चुअल डिवाइस क्रिएट कर देगा, आ गई वर्चुअल डिवाइस, और मैं इसको कर देता हूँ रन। रन करने के बाद में ये हमारी वर्चुअल डिवाइस यहाँ पे हो जाएगी रन। ठीक है, अभी देखो टर्मिनेट हो गई क्योंकि मेरे सिस्टम स्पेस थोड़ी कम है। ठीक है, बट यहाँ पे रन हो जाएगी। रन होते ही आप क्या कर सकते हो, जो भी आपने काम किया है वो यहाँ पे चला के देख सकते हो, और इस जगह पे आपका वो जो डिवाइस है वो आ जाएगा। इस जगह पे आपको सिंपल सा रन पे टैप करना है, तो जो भी आपका कोड होगा वो पहले बिल्डिंग प्रोसेस होगी। बिल्ड क्या करेगा, वो एपीके फाइल बिल्ड करेगा, और ये बिल्ड करते वक्त भी एक 4 प्रोसेस का सेटअप होता है। सबसे पहला होता है आपका इंडेक्सिंग। ठीक है, मतलब इंडेक्सिंग के बाद में बिल्डिंग, फिर बिल्डिंग होने के बाद में जब इंस्टॉलिंग, ठीक है, इंस्टॉलिंग होने के बाद में लॉन्चिंग। तो ये 4 प्रोसेस में आपके नीचे की तरफ इस जगह पे जब जब आपका फोन पे चल रहा होगा, चाहे आपके वर्चुअल डिवाइस पे चल रहा होगा, तो इस एरिया में यहाँ पे वो सारे ऑप्शन दिखेंगे आपको। बिल्डिंग आ रहा है, फिर इंडेक्सिंग आएगा, फिर आपका इंस्टॉलिंग आएगा, फिर आपका लॉन्चिंग आएगा। जैसे ही लॉन्चिंग आ गया ना, तो अब आपकी जो ऐप है वो यहाँ पे दिखना स्टार्ट कर देगी लॉन्चिंग खत्म होते ही। ठीक है, एंड जो भी आपको करना है वो आप चेक करके देख सकते हो, और यही सेम काम आप अपने रियल डिवाइस पे भी कर सकते हो। रियल डिवाइस में एक नई फीचर डाली है इन्होंने, यहाँ पे ना एक ऑप्शन होता है, अभी मेरे डिवाइस, हाँ ये देखो, रनिंग रनिंग डिवाइस। अब इससे क्या होता है ना कि जैसे मेरा जो फोन है फॉर एग्जाम्पल, अब फोन में मेरे को ऐसे बार बार देखना पड़ेगा, जैसे मैं कोड कर रहा हूँ इसमें चेंजेस आ रहे हैं, कोड कर रहा हूँ इसमें चेंजेस आ रहे हैं। अब कुछ ऐसा हो गया यार, इसकी जो स्क्रीन है ना वो मेरे को यहाँ दिख जाए एंड्रॉइड स्टूडियो के ऊपर, तो मेरे लिए काफी काम आसान हो जाएगा। तो बिल्कुल ये चीज भी आप कर सकते हो, आप रनिंग डिवाइसेस में जाओगे तो जो आपका फोन कनेक्टेड है वो ऑटोमेटिकली अपनी स्क्रीन को कास्ट कर देगा यहाँ पे। तो जो भी आपके फोन पे दिख रहा हो, जैसे स्क्रीन कास्टिंग किया ना आप लोगों ने, कभी किया आपने स्क्रीन कास्टिंग अपने लैपटॉप, अपने फोन की जो स्क्रीन है आप अपने लैपटॉप पे कास्ट कर सकते हो, अपने टीवी पे कास्ट कर सकते हो, स्मार्ट टीवी के ऊपर। Yes. जैसे अगर आपको कोई अपने फोटोज दिखानी है फैमिली को, तो अपने फोन पे कैसे दिखाओगे, सबको साथ में दिखानी है, तो फोन को आप कास्ट कर सकते हो डिवाइस के ऊपर, बड़ी स्क्रीन के ऊपर, और वहां पे दिखा सकते हो। तो वैसे ही हम हमारे पास में रनिंग डिवाइस में क्या होता है, कास्टिंग का ऑप्शन ये बाय डिफॉल्ट अभी नए वर्जन में आया है, तो इसमें आपकी जो भी स्क्रीन आपके फोन के अंदर जो भी चल रहा होगा ना वो यहाँ दिख जाएगा। तो इससे क्या फायदा होगा, इससे ये फायदा होगा, ये मैंने एक्सपीरियंस किया है, तो ये बहुत क्रूशियल अपडेट आया है। मैं जब डेवलपमेंट करता हूँ ना, तो मैं क्या करता हूँ, रियल डिवाइस पे प्रीफर करता हूँ। उसका रीजन है कि रियल इनपुट्स मिलते हैं मेरे को, रियल आउटपुट्स मिलते हैं। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे फोन रख देता हूँ मैं साइड के अंदर, और मैं डेवलपमेंट कर रहा था, मैं ऐसे टेस्ट कर रहा होता हूँ, तो मेरी जो गर्दन है ना वो ऐसे ऐसे होती रहती है, और ये आप भी एक्सपीरियंस करोगे थ्रू द टाइम। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मेरे पास में एक स्टैंड ले रखा है, अभी भी मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये स्टैंड है, अभी उस पर फोन रखा हुआ है, तो एक स्टैंड है, जैसे आपके चार्जिंग मोड में स्टैंड होता है ना, वैसे मैं उस फोन को, ये मैंने इसीलिए लिया है ताकि मैं साइड में इसको रख सकूं, और मेरे को देखने के लिए सिर्फ इधर आंखों को इधर उधर करना पड़े। ठीक है, तो मेरे साइड में फोन पड़ा रहता है इधर खड़ा, मतलब एक स्टैंड के ऊपर, और ये चीज मेरे को करनी पड़ती है। या फिर मैं अलग से स्क्रीन कास्टिंग का सॉफ्टवेयर लूँ और कास्ट कर रहा हूँ, वो एक अलग चीज है। बट इसने क्या किया कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मैं आपको एक विंडो में ही आपकी पूरी स्क्रीन दिखा दूंगा, जिससे भी आप कनेक्टेड हो डिबगिंग मोड में, चाहे वो यूएसबी से हो चाहे वो वाईफाई से हो, तो वो पूरा का पूरा जो आपका फोन का स्क्रीन है ना वो यहाँ दिख जाएगा आपको। ठीक है, क्लियर है ये चीज, समझ में आया आपको? तो मैंने आज वाली क्लास में आपको एक ब्रीफ आइडिया दे दिया एंड्रॉइड स्टूडियो के बारे में, एंड्रॉइड स्टूडियो को कैसे इंस्टॉल करना है, इंस्टॉल करने के बाद में आपको कैसे अपने फोन पे उस कोड को चला के देखना है। तो आज घर जाके ना, मतलब घर पे ही हैं आप सभी, तो आपको क्या करना है, रन करके देखना है। पहले तो कनेक्ट करना है, वर्चुअल डिवाइस से भी कनेक्ट करना है और अपने रियल डिवाइस से भी करना है। वर्चुअल डिवाइस एक बार तो क्रिएट करना ही करना, ताकि आपको पता रहे वर्चुअल डिवाइस किस तरीके से फंक्शन करती है, क्या होता है, फिर डिलीट मार देना। ठीक है, क्योंकि हम जो भी टेस्टिंग करेंगे हम रियल डिवाइस पे ही करेंगे ज्यादातर। मैं आपको वर्चुअली क्यों करके दिखाऊंगा, क्योंकि रीजन है, हालांकि मैं अब तो कास्टिंग भी कर सकता हूं, तो मैं
अपने रियल डिवाइस पे भी आपको चला के दिखा दूंगा, ठीक है, ताकि कोई डिस्टर्बेंस ना हो, कोई कॉल आ जाए, कोई मैसेज आ जाए तो हमारी जो काम चल रहा है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इस वजह से मैं रियल वर्चुअल डिवाइस को प्रीफर करूंगा। लेकिन जब आप डेवलपमेंट कर रहे हो तो आपकी जितनी भी एप्स आप सीख रहे हो, बना रहे हो, आपके रियल फोन में होनी चाहिए, ठीक है। आप कभी भी उसको देख सकते हो, किसी को दिखाना है, किसी को बताना है तो आप बता सकते हो देखो ये एप्स हम बना रहे हैं, इसमें हम वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो रियल डिवाइस को प्रीफर करना है। बट आज क्या करना है आपको, आपके रियल डिवाइस को भी कनेक्ट करना है अपने एंड्रॉइड स्टूडियो से, और वर्चुअल डिवाइस को भी क्रिएट करके उस पर भी अपने कोड को रन करके देखना है। भले ही आप बाय डिफॉल्ट कुछ भी मत करो, क्योंकि अभी अपने कुछ नहीं सीखा है इसके केस में, तो आप इसको एज इट इज लेफ्ट कर सकते हो, ठीक है। बस ये जो स्क्रीन है ना, आपका एक ऐप इंस्टॉल होगा किस नाम से, वॉल, जो भी आपने प्रोजेक्ट का नाम होगा, वॉल कोस्टर है, तो इस नाम से आपका जो भी आपने नाम दिया होगा उस नाम से एक ऐप इंस्टॉल होगा आपके फोन के अंदर, और उसकी स्क्रीन पे सिर्फ ये दिख रहा होगा हेलो वर्ल्ड चलेगा। बट इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि मेरा ऐप कैसे चलाना है, मेरे को कैसे डिबग करना है, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में मेरे को बताना है कि आपको क्या प्रॉब्लम आई, इस केस में कोई प्रॉब्लम आई, इंस्टॉलेशन में कोई प्रॉब्लम आई, वर्चुअल डिवाइस क्रिएट करने में कोई प्रॉब्लम आई, या फिर इन पे चलाने में कोई दिक्कत आई। और एक सेशन मैं लूंगा जिसमें, जैसे वर्चुअल डिवाइस में अभी आपको दिखा नहीं क्योंकि मेरी स्पेस लो है, तो कल वाली क्लास मैं अभी खाली कर दूंगा इसको, तो कल वाली क्लास तक मेरे पास में इनफ स्पेस होगी, तो मैं वर्चुअली चला के भी दिखाऊंगा आपको, जो मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था। याद है जब मैंने प्रैक्टिकल सेशन किया था तो हम वर्चुअली चला के देख रहे थे, तो वर्चुअल चलेगा। ये अभी जस्ट मेरा स्पेस थोड़ा लो रखा है तो वो मना कर रहा है चलाने के लिए, वो बंद कर देता है। तो वर्चुअली भी चला के देखेंगे, और मैं रियल डिवाइस को भी यहाँ पे स्क्रीन कास्ट करके आपको दिखाऊंगा, ठीक है। फिर हम चलेंगे नेक्स्ट क्लास में, हम इन प्रोजेक्ट के स्ट्रक्चर को समझेंगे, ये क्या है, यहाँ पे ऐप के अंदर ये इस फाइल का क्या रोल होता है, इसके अंदर ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है, इनमें ड्रॉएबल लेआउट ये क्या है, और इनके अलावा भी और क्या फोल्डर्स हम क्रिएट कर सकते हैं। तो ये सारे ग्रिडल स्क्रिप्ट क्या होती है, इनके अंदर इन फाइल्स का क्या रोल होता है, इनको समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि कई बार जब हम सीख रहे होते हैं ना, तो हमारे पास में एक फ्रीडम नहीं होता है, हमको डर लगता है कि यार ये फाइल मिस हो गई तो, मैंने फाइल को कट कर दिया तो, या गलती से फाइल इधर उधर हो गई तो हमको लगता है कि यार पूरा एक प्रोजेक्ट खराब हो गया, ठीक है। तो हमको पहले जानना जरूरी है कि यार इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कौन सी इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीजों को हम किस तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं, ताकि आप इससे रिलीफ हो जाओ कि हाँ अब मेरे को एक एंड्रॉइड स्टूडियो का एक ब्रीफ आइडिया लग गया है, कौन सी चीज कहाँ पड़ी रहती है। और उसके साथ साथ हम और भी चीजें देखेंगे कि इन विंडोज का क्या मतलब होता है, जो आपको ये साइड में विंडोज मिलते हैं, ये सारे जो मैं ओपन कर रहा हूँ ना, जैसे वर्जन कंट्रोल आ गया, देन यहाँ पे आपका टू डू आ गया, प्रॉब्लम्स आ गई, टर्मिनल्स आ गए, लॉककेट आ गया, ऐप इंस्पेक्शन आ गया, प्रोफाइलर आ गया, ऐप क्वालिटी इनसाइट्स आ गया, देन नोटिफिकेशंस आ गए, रनिंग डिवाइसेस आ गया। कुछ कुछ तो हमने जान ली आज वाली क्लास में, कुछ कुछ और बची हुई जो विंडोज है उनको जानेंगे। ऊपर की जो सेटिंग्स है, फाइल, एडिट, व्यू, नेविगेशन, इनमें क्या क्या ऑप्शंस मिलते हैं, कौन से प्राइमरी आपको काम में आएंगे, वो सब हम देखेंगे, ठीक है। तो जिससे कि आप एंड्रॉइड स्टूडियो से यूज टू हो जाओ, एंड्रॉइड स्टूडियो का आप एक अच्छा आइडिया मिल जाएगा, एनवायरमेंट फ्रेंडली आपका कनेक्शन बिल्ड हो जाए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है, आपको इससे कनेक्टिविटी बनानी ही पड़ेगी। इससे कनेक्टिविटी बनाओगे ना तो आप अच्छे से प्रोग्रामिंग कर पाओगे। क्योंकि देखो एंड्रॉइड सीख रहे हो, लेकिन एंड्रॉइड कहाँ सेटअप कर रहे हो वहां से यूज टू होना बहुत जरूरी है, ठीक है। जेलअप होना जरूरी है एंड्रॉइड स्टूडियो के ऊपर, ताकि आपका जो प्रोसेसिंग टाइम है, जो आपका डेवलपमेंट टाइम है, वो काफी हद तक बच सके। और टू द पॉइंट हम काफी सारे ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स भी हम यूज करेंगे, जिसको हम इसमें अप्लाई करेंगे। और ऐसे आपने मेरे वीडियोस भी देखे होंगे टिप्स एंड ट्रिक्स के शॉर्टकट से, तो वो भी आप फॉलो कर सकते हो। हालांकि मैं कोर्स में भी बताऊंगा, पर उसमें आपको डेजिग्नेटेड सारे एक साथ मिल जाएंगे, तो वो भी आप देख सकते हो, ठीक है, अपने एंड्रॉइड स्टूडियो में एफिशिएंटली वर्क करने के लिए, ठीक है। इज इट क्लियर? तो आज आपको टास्क पता है आपको क्या करना है, वर्चुअल डिवाइस क्रिएट करनी है, रियल डिवाइस पे कनेक्ट करके देखना है, और रियल डिवाइस में भी ये देखना है कि आपका 11 वर्जन है या उससे अबव है। अगर 11 वर्जन और उससे अबव है तो वाईफाई डिबगिंग वाला भी करना है। और जिनके पास नहीं है, जिनके पास पुराना वर्जन है, 11 से पहले वाला वर्जन है, तो मैं आपको एक एक्सटेंशन दूंगा वाईफाई एडीबी वाला। तो आप वाई मतलब जब हमारे पास में ये ऑप्शन नहीं था ना, तब भी हम वाईफाई पे कनेक्ट करते थे, फिर हमको यहाँ पे जो टर्मिनल होता है ना उसके ऊपर कोड लिखना पड़ता है। कोड लिख के भी हम कर सकते हैं। एडीबी के अंदर हमको एक आईपी एड्रेस चाहिएगा और एक पोर्ट एड्रेस चाहिए होता है, ये दोनों का कनेक्टिविटी बनाना पड़ता है। जैसे ही हम वो कनेक्टिविटी बना के कनेक्ट करते हैं तो हम लिंक हो जाते हैं ऑटोमेटिकली, ठीक है। यहाँ जैसे दिख रहा है ना इंटरफेस, ये तो अब आया अभी, पुराने वाला जो वर्जन आया ना उसमें ही अपडेट मिला है, पुराने से पुराने वर्जन में 3 या 4 एंड्रॉइड स्टूडियो का जो वर्जन आया ना उसमें मिला है, चिंपमंग में। उससे पहले ये ऑप्शन नहीं था, तो उससे पहले हम इस तरीके से करते थे। तो अगर आपके पास में 11 वर्जन से पुराना वर्जन है एंड्रॉइड के अंदर, तब भी आप कनेक्ट कर सकते हो वाईफाई एडीबी के थ्रू। तो वो एक अलग से प्लगइन होता है, उसको यूज कर सकते हो, नहीं तो कुछ कमांड्स होते हैं वाईफाई एडीबी कनेक्ट करके हम वो कोड लिख के भी हम कनेक्टिविटी बना सकते हैं, ठीक है। तो आप वाईफाई पे भी चेक कर सकते हो। क्लियर है ये चीज? तो ये क्लियर है तो थम्स अप कर दो, फिर अपन सेशन को एंड करते हैं, एंड नेक्स्ट क्लास में हम ये चीजों पे वर्क करेंगे। ओके ओके।
ओके, और रिकॉर्डिंग्स आपको पता है ना, आपको एक पोर्टल का एक्सेस मिला होगा, तो उस पोर्टल पे जाके आप अपना रिकॉर्डिंग्स वगैरह देख सकते हो, ठीक है। ओके ओके, तो सेशन को एंड करते हैं। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, हैव अ फैंटास्टिक डे टुडे, गुड बाय, सी यू।